यह नोवेल मेरे द्वारा एडिट और अनुवादित है। इसका रियल लाइफ से कोई लेना देना नहीं है। हम जो स्टोरी लाते हैं वह सिर्फ फन के लिए है, तो स्टोरी को गंभीरता से न ले। और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्टोरी स्ट्रीमर में। तो बिना किसी बकवास के स्टोरी की तरफ चलते हैं। हे मिंटांग अवाक रह गया। उसने इससे पहले कभी इतनी तेज गति वाली मछली पकड़ने वाली नाव में सवारी नहीं की थी। पलक झपकते ही मछली पकड़ने वाली नाव बादलों में सीधे ऊपर उठ गई, हवा को चीरती हुई आगे बढ़ गई। सार्थक ने कहा, शिक्षक हे, चिंता मत कीजिए। क्या आपको पता है कि उनकी दुर्घटना कब हुई थी? हे मिंटांग ने सिर हिलाते हुए कहा, मुझे नहीं पता। मैंने तो बस इतना कहा था कि ऐसा लगता है कि शियाओ और बाकी लोग वहां अपनी मर्जी से गए थे। प्रथम अकादमी के शिक्षकों को जल्दी ही पता चल गया और उन्होंने तुरंत लोगों को कस्बे में वापस भेज दिया। फिर उन्होंने तुरंत आसपास के गांवों के मुखियाओं को सूचित करने के लिए लोगों को भेजा ताकि वे बचाव कार्य में शामिल हो सकें। सार्थक ने भौहें चढ़ाईं। 3 घंटे। रचित ने अचानक पूछा, क्या अमृता और बाकी लोगों के नीचे जाते ही उनके शिक्षक को पता चल गया था? हे मिंटांग, ऐसा लगता है। जब हमने किसी को वापस जाकर मदद के लिए बुलाने का इंतजाम किया तो शिक्षक भी नीचे चले गए। रचित ने सार्थक की ओर देखा और पूछा, हम वहां कितनी देर तक नीचे रहे? सार्थक ने माथे पर शिकन डालते हुए कहा, ऐसा लगता नहीं कि ज्यादा समय बीता है। अहम बात यह है कि हमें नहीं पता कि वे किस रास्ते से नीचे गए। हमें पता लगाने के लिए चारों ओर घूमना पड़ेगा। फेंगशनजोऊ की गति आश्चर्यजनक थी। पूरी शक्ति के साथ यह 1 घंटे से भी कम समय में पहुंच गया। जब सार्थक वहां पहुंचा तो उसने गहरे समुद्र के जंगल के बाहरी इलाके में छात्रों का एक समूह देखा, जिनमें से किसी को भी वह नहीं पहचानता था। सार्थक मछली पकड़ने वाली नाव के अचानक प्रकट होने से सभी लोग चौंक गए। किसी ने तुरंत उसे पहचान लिया, हम। सार्थक। रचित। सार्थक ने एक शब्द भी व्यर्थ नहीं कहा और सीधे पूछा, वे कहाँ गायब हो गए? तभी किसी ने कहा, ये बस आगे ही है, लगभग 50 ली दूर। वूश। फेंगशनजोऊ पलक झपकते ही गायब हो गया। सबकी आंखों में सिर्फ एक लाल छाया ही रह गई। सार्थक और अन्य लोगों के चले जाने के बाद फिर किसी ने अचंभित होकर पूछा, सार्थक और बाकी लोग, क्या वे तीसरे स्तर के मछली पकड़ने के मैदान में नहीं हैं? किसी ने आश्चर्य से कहा, ये किस तरह की मछली पकड़ने वाली नाव है? ये तो बहुत तेज चलती है। किसी ने प्रसन्नता से कहा, मैंने सुना है कि सार्थक और उनके दल ने एक बार गहरे समुद्र के जंगल में साहसिक यात्रा की थी। वे निश्चित रूप से उन्हें बचाने में सक्षम होंगे। ... गहराई का पता लगाने के लिए मछली पकड़ने वाली नाव का उपयोग करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। सार्थक की इंद्रियां पूरी तरह से सक्रिय थीं, जिससे वह सीधे तल तक खोजबीन कर सका। 50 मील की दूरी पर पहुंचने पर सार्थक को युद्ध के निशान और मृत व्यक्तियों की उपस्थिति का पता चला। हालांकि अमृता और बाकी लोग नहीं मिले। इसके अलावा यह इलाका सैंडवर्म टेरिटरी के पास था। यहां से नीचे उतरना बेहद खतरनाक होता। पवन देव का जहाज गहरे समुद्र के जंगल के ऊपर तेजी से इधर उधर चक्कर लगाता रहा और महज 100 सांसों में ही वह समुद्री विलो वृक्ष के पास रहने वाले लोगों तक पहुंच गया। इन लोगों को देखकर सार्थक एक साथ हैरान और परेशान हो गया। उनमें कई जाने पहचाने चेहरे थे, वीरेंद्र प्रताप, शीतल, जियांग जुओहुओ, लिन शेंगमू और सिकंदर। इस समय समूह काफी अस्त व्यस्त लग रहा था। जियांग जुओजुओ एक हथौड़ा पकड़े हुए था, लकड़ी की मछली की तेज आवाज का मुकाबला करने की कोशिश कर रहा था। लिन शेंगमू ने समूह को रोकने के लिए एक स्पिरिट क्रिस्टल का इस्तेमाल किया, जबकि सिकंदर ने समुद्री विलो के पेड़ से फल तोड़ने की कोशिश की। सार्थक ने राहत की सांस ली और कहा, शिक्षक ही, कोई बात नहीं, वह नीचे हैं। हे मिंटांग हैरान रह गया और बोला, क्या तुम्हें यहां से पता चला? रचित हंसते हुए बोला, कुछ भी गलत नहीं है, वे लड़ रहे हैं। वे काफी अच्छे हैं, है ना सार्थक? रचित ने व्यंग्य भरे लहजे में कहा। असल में अमृता पानी के अंदर एक फुर्तीली परी की तरह थी, जो अविश्वसनीय गति से उसकी ओर मुड़ती लकड़ी की मछली की जीभों से बच रही थी। अमृता ने अपने हाथों में 2 कटारें पकड़ी हुई थीं और उन्हें विलो वृक्षों के बीच घुमा रही थी। सिकंदर केवल अमृता को जुबानों से बचाने में मदद कर रहा था, ताकि उसके लिए वन आत्मा फल को पकड़ना आसान हो जाए। सार्थक 2 बार हंसा। अमृता स्पिरिट एब्जॉर्प्शन बैटल बॉडी के 108 तरीके का पूरा सेट इस्तेमाल कर रही थी। सार्थक को बस एक ही बात समझ में नहीं आई कि अमृता शिकारी कब बन गई। सार्थक ने कहा, वे वास्तव में 3 लोगों को चुनने में कामयाब रहे। रचित ने कहा, उसे कम मत समझो। आखिरकार वह अब एक मछुआरा है, एक मध्यम स्तर का।
अगर वह इसे हासिल नहीं कर पाता तो यह अजीब बात होगी। हे मिंटांग ने चिंता से पूछा, नीचे क्या हो रहा है? आपको बिल्कुल भी चिंता क्यों नहीं हो रही है? लेकिन सार्थक ने कहा, शिक्षक हे, चिंता मत कीजिए। यहाँ 3 मध्यम स्तर के मछुआरे हैं, क्या आपको डर है कि छोटी मछलियों को चोट लग जाएगी? मछुआरा, धड़ाम। समुद्र में कंपन हुआ, जिससे हे मिंटांग चौंक गया, लेकिन उसने राहत की सांस भी ली। जब मछुआरा ही सब कुछ संभाल रहा हो, तो मदद मांगने का क्या फायदा? मैं तो सचमुच बहुत डर गया था। सार्थक ने कहा, शायद कोई पहले यहाँ आ गया हो। चलो यहीं ऊपर इंतजार करते हैं। जरूरत पड़ने पर मैं दखल दूंगा। इस समय सार्थक और रचित ने एक दूसरे की ओर देखा। दोनों को एक नन्हे वृक्ष के देवता की याद आ गई। उस समय उन्होंने उस नन्हे वृक्ष के देवता पर हमला करने की कोशिश की थी, और सौभाग्य से उसने ज्यादा पलटवार नहीं किया था। तभी वीनिता समय पर आ गई, जिससे उन्हें 5 वन आत्मा फल छीनने का मौका मिल गया। अमृता और उसके दोस्तों ने 3 तो पकड़ ही लिए थे, लेकिन छोटा पेड़ जैसा दिखने वाला आदमी अभी तक प्रकट नहीं हुआ था। रचित, क्या मुझे नीचे जाकर उसे ढूंढना चाहिए? सार्थक ने सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है, तुम पहले नीचे जाकर देख लो। मैं ऊपर देखकर पता लगाने की कोशिश करता हूं कि क्या मुझे वह मिल सकता है। हे मिंटांग, आप क्या ढूंढ रहे हैं? सार्थक ने कहा, इन पानी में एक विशेष जीव है। जब तक वह जीव बाहर नहीं आता, अमृता और बाकी सब ठीक रहेंगे। हालांकि मुझे लगता है कि वह जल्द ही बाहर आ जाएगा। विशेष प्राणी ... पानी के भीतर। शिया ज़ुओ ने गुस्से से कहा, धिक्कार है, ये लकड़ी की मछलियां बहुत परेशान करती हैं। सिकंदर, क्या इन्हें नियंत्रित करने का कोई तरीका है? सिकंदर ने अपनी आवाज प्रसारित करते हुए कहा, यह बहुत घना है। इसके अलावा शुरुआत से ही इस दहाड़ की शक्ति बढ़ती जा रही है, मानो कोई इन पेड़ों को नियंत्रित कर रहा हो। लिन शेंगमू, जल्दी करो, हालांकि हम अब मछुआरे हैं, लेकिन मेरी आध्यात्मिक ऊर्जा आप में से इतने लोगों के लिए पर्याप्त नहीं है। इसके बाद लिन शेंगमू ने अपनी आवाज दोबारा भेजी, अमृता, तुम फुर्तीली हो, जियांग ज़ुओ के साथ जाओ। जैसे ही वह हमले को भेद कर आगे बढ़े, जितनी जल्दी हो सके लकड़ी की आत्मा का फल ले लो। शीतल इस समय अपनी तलवार से हर चीज पर वार कर रहा था। अरे, मैं इसे काट नहीं पा रहा हूं। क्या ये पेड़ किसी प्रकार की आत्मा है? वीरेंद्र प्रताप ने खुद को और लिन शेंगमू को बचाते हुए कहा, मुझे तलवारबाजी का अभ्यास करना चाहिए था। अब तो यहाँ इसका कोई फायदा नहीं है। अमृता बाईं ओर स्थित विशाल हथौड़े पर खड़ी थी, तभी उसने आगे छलांग लगाई। वह अनगिनत लताओं के बीच घूमती फिरती हुई एक चमकते हुए वनात्मा फल को पकड़ने के लिए आगे बढ़ी। हमने उन्हें पकड़ लिया है। अमृता का चेहरा अचानक खुशी से चमक उठा। उसने चाकू से विलो की एक शाखा काटी और वापस जाने की तैयारी करने लगी। लेकिन जैसे ही वह कुछ ही मीटर पीछे हटी, अचानक उसे अपने सिर में तेज दर्द महसूस हुआ, मानो वह फटने वाला हो, और फिर वह हवा में उछल गई। अचानक ज़ुओ चिल्लाए, कुछ गड़बड़ है। जैसे ही ज़ुओ ने चिल्लाना बंद किया, सिकंदर, जो मकड़ी के जाले को नियंत्रित कर रहा था, एक लता द्वारा झट से दूर खींच लिया गया और जमीन पर दर्जनों बार लुढ़क गया। शिया ज़ुओ ने जल हथौड़ा उठाया, जिसकी छाया दर्जनों मीटर चौड़ी थी, और उसे मुरझाई हुई लता पर दे मारा। टकराना। शिया ज़ुओ पानी से बाहर उछलकर कई बार लुढ़की। उसी समय लिन शेंगमू, शीतल, वीरेंद्र प्रताप और अन्य लोग भी धक्के खाकर दूर जा गिरे। अचानक एक आवाज सबके कानों तक पहुंची, बस बहुत हो गया, अब और बर्दाश्त नहीं। अमृता ने खाली निगाहों से घूरते हुए कहा, उसके सातों छिद्रों से खून बह रहा था। कौन बात कर रहा है? जब उसने समुद्र तल से एक छोटे से वृक्ष मानव को निकलते देखा, तो वह अचंभित रह गई। एक बोलने वाला वृक्ष मानव। अपने उग्र स्वभाव के साथ उसे और किसी चीज की परवाह ही क्या थी। वह बस यही सोचता था कि एक सम्मानित मछुआरे के रूप में वह भला दूसरे दर्जे के मछली पकड़ने के मैदान से कैसे हार सकता है। स्मैक। सूखी लताएं हवा में लहराती हुई, हिंसक रूप से बाईं ओर खींचती हुई बोली, फिर कभी मत आना। लेकिन किसी ने नहीं सुना। सिकंदर के मकड़ी के रेशम ने रचित और शिपाल को जकड़ लिया, और लिन शेंगमू ने उन्हें आत्मा के कवच की एक परत से ढक दिया। वे दोनों एक ही समय पर उस छोटे पेड़ जैसे दिखने वाले आदमी पर टूट पड़े। स्मैक। अचानक एक सूखी लता प्रकट हुई और उन दोनों को जकड़ लिया। लड़ाई इतनी जल्दी समाप्त हो गई कि लिन शेंगमू ने जल्दी से कहा, वरिष्ठ, चलिए इस बारे में बात करते हैं। चलिए चलते हैं। हालांकि छोटा पेड़ जैसा दिखने वाला आदमी इसमें शामिल नहीं हुआ, इसके बजाय उसने ऊपर की ओर देखा। आकाश से एक सुनहरी मुट्ठी का निशान नीचे उतरा।
थप्पड़ थप्पड़ थप्पड़। मुट्ठी के निशान को मिटाने के लिए लगातार 3 कोड़े मारने पड़े, लेकिन उसके तुरंत बाद दर्जनों और मुट्ठी के निशान बरसने लगे। हालांकि उसी समय समुद्र के पानी में सैकड़ों सूखी लताएं दिखाई दीं, जो मुट्ठी के निशानों पर प्रहार कर रही थीं। उस छोटे से वृक्ष मानव के पास स्वाभाविक रूप से अमृता और शीतल पर ध्यान देने का समय नहीं था। इसके बजाय उसने उलझन में पूछा, तुम हो? तुम फिर से यहाँ आ गई हो? ... जब सार्थक पानी के अंदर प्रकट हुआ तो अमृता दंग रह गई। अमृता आश्चर्य से बोली, सार्थक, शीतल, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या मैं सपना देख रही हूँ? जब जियांग जुओ ने सार्थक को देखा तो वह काफी देर तक अचंभित रही। तुम वापस आ गए। सिकंदर और लिन शेंगमू सार्थक से परिचित नहीं थे, इसलिए उन्होंने केवल प्रतीकात्मक रूप से सिर हिलाया। इस समय वे सार्थक का मुकाबला करने में असमर्थ थे, लेकिन वे उससे दोस्ती करने की कोशिश भी नहीं कर रहे थे। विशेषकर सार्थक द्वारा लेवल 3 के मछली पकड़ने के क्षेत्रों में इतनी परेशानी पैदा करने के बाद वे अच्छी तरह जानते थे कि सार्थक के लिए उन्हें मारना उतना ही आसान होगा जितना कि उसके लिए। छोटा वृक्ष पुरुष, मनुष्य, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। सार्थक हंसते हुए बोला, लकड़ी के आत्मा फल कोई कीमती चीज नहीं है। उन 6 लोगों के लिए केवल 4 ही हैं। उन्हें 2 और दे दो। छोटे से पेड़ जैसे दिखने वाले उस आदमी ने अचानक अपना हाथ पीछे की ओर घुमाया, लेकिन तभी रचित की आकृति तेजी से उसके सामने से गुजर गई। इसके तुरंत बाद रचित ने अपने 1000 स्ट्राइक्स का इस्तेमाल किया और उस छोटे से पेड़ जैसे आदमी को पल भर में एक प्लग में बदल दिया। जब रचित ने हमला करना बंद कर दिया तो जमीन पर पड़ी सूखी लताएं मुड़ गईं और छोटा वृक्ष मानव बिना किसी नुकसान के फिर से प्रकट हो गया। अमृता और बाकी सब लोग जो कुछ उन्होंने देखा उससे पूरी तरह से स्तब्ध रह गए। रचित की गति अभी कैसी थी? एक इतने शक्तिशाली छोटे वृक्ष के प्राण का शरीर पलक झपकते ही कैसे चकनाचूर हो सकता है? उस छोटे से वृक्ष मानव ने रचित की ओर देखा और कहा, मनुष्य, मुझे कोई कार्रवाई करने के लिए मजबूर मत करो। सार्थक ने आंखें सिकोड़कर कहा, अगर हम लड़े तो क्या हुआ? अध्याय 552 लड़ाई होनी बाकी है। उस छोटे से वृक्ष मानव को यह नहीं पता था कि वह किस प्रकार का प्राणी है। उसने सार्थक के उत्सुक भाव को देखा और उसे चेतावनी देने के लिए कुछ और नहीं कहा। सार्थक के दिल में एक झटका सा लगा और वह तुरंत चिल्लाया, पीछे हटो। लेकिन तभी अचानक सार्थक के सामने एक सूखी हुई लता प्रकट हो गई। सार्थक ने अपनी अजेय तकनीक का इस्तेमाल करते हुए लगातार 8 मुक्के बरसाए, जिन्हें सार्थक बड़ी मुश्किल से रोक पाया। लेकिन दूसरी बेल पहले ही आ चुकी थी। इसी क्षण सार्थक ने अपने अधिपति के अभिशाप को सक्रिय कर दिया और अपनी अजेय तकनीक को एक बार फिर से इस्तेमाल किया। नतीजा वही रहा, वह फिर से दर्जनों मीटर पीछे जा गिरा। रचित ने चमकती लाल बत्ती से हमला किया, लेकिन वह उस छोटे पेड़ जैसे आदमी की गति का मुकाबला नहीं कर सका और वह भी हवा में उड़ गया। सार्थक भयभीत हो गया। राजा के अधिपति अभिशाप के बावजूद भी वह जीत नहीं सका। सार्थक की आंखें ठंडी पड़ गईं और उसकी मुट्ठी से एक भयंकर लाल रोशनी निकली, जिसकी भयावह शक्ति से समुद्र का पानी कांप उठा। फिर से जैसे ही आत्मबलिदान की मुट्ठी का निशान बना, 10 मीटर के आकार का वह निशान एक उग्र अजगर की तरह समुद्र के पानी पर फैल गया, जिससे उसके पैरों के नीचे की मिट्टी फट गई और उसकी भयानक शक्ति सैकड़ों मीटर के दायरे में फैल गई। उस छोटे से वृक्ष मानव ने बिना किसी भाव के अपनी लताएं झटक दी। इस बार वे पतली लताएं नहीं थीं, बल्कि 10 मीटर मोटी सूखी लताएं थीं। बूम! समुद्र पर हे मिंगतान बेसब्री से इंतजार कर रहा था जब उसने समुद्र के पानी को उमड़ते हुए महसूस किया। गहरे समुद्र के जंगल के बाहरी इलाके में इंतजार कर रहे फर्स्ट एकेडमी के सभी छात्र चौंक गए। क्या हुआ? ऐसा लगता है कि यह घटना पानी के अंदर घटी है। इतना भीषण भूकंप, क्या नीचे कुछ हुआ होगा? ... पानी के अंदर अमृता और अन्य लोग सीधे धमाके से उड़ गए। लड़ाई उनकी देखने की क्षमता से परे थी। सार्थक एक बार फिर कई दर्जन मीटर पीछे की ओर फिसल गया। हालांकि इस बार वह छोटा वृक्ष मानव भी कई दर्जन मीटर पीछे की ओर फिसल गया। जैसे ही रचित दोबारा हमला करने वाला था, सार्थक ने टेलीपैथिक रूप से कहा, लड़ाई बंद करो। सार्थक को अब भी रोंगटे खड़े हो रहे थे। उसे लग रहा था कि अगर लड़ाई जारी रही तो शायद उसे कोई फायदा नहीं होगा। सार्थक ने उस छोटे से पेड़ जैसे दिखने वाले आदमी की ओर देखा और पूछा, तुम दूसरे स्तर के मछली पकड़ने के क्षेत्र में क्यों हो? छोटा वृक्ष पुरुष, और कोई सवाल पूछने की जरूरत नहीं है, आप खुद ही चले जाइए। सार्थक के होंठ ऊपर की ओर मुड़ गए। 5 वन आत्मा फल।
उस छोटे से पेड़ जैसे दिखने वाले आदमी ने एक पल सोचा, तुम पहले ही खा चुके हो। सार्थक ने कहा, मेरे कई छोटे भाई हैं। उस छोटे से वृक्ष मानव ने अपना लता जैसा हाथ नीचे किया, एक पल के लिए रुका और बोला, अगली बार जब तुम आओगे तो यह उपलब्ध नहीं होगा। ये कहने के बाद पांचों वन आत्मा फल सार्थक के सामने उड़ गए। सार्थक मुस्कुराया और बोला, अरे, मैं दोबारा कब आ सकता हूँ। वह छोटा वृक्ष मानव रुका, सार्थक की ओर देखा और सार्थक को अपनी रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन महसूस हुई। सार्थक ने कंधे उचकाते हुए कहा, ठीक है, मैं जाऊंगा, ठीक है। बस बहुत हो गया। सार्थक ने अमृता और बाकी लोगों की तरफ देखते हुए लापरवाही से 2 वुड स्पिरिट फ्रूट्स फेंक दिए। तुम सब यहाँ क्यों खड़े हो? ऊपर जाओ। ... पानी पर खड़ी अमृता ने हे मिंगटांग को देखकर आश्चर्य से कहा, पिताजी, आप यहाँ क्यों आए हैं? हे मिंगटांग ने अमृता के माथे की ओर उंगली करके कहा, तुम दिन ब दिन पागल होती जा रही हो। तुम खतरनाक जगहों पर क्यों भागती हो? लोग पहले से ही मदद के लिए पुकार रहे हैं। वरना तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे पिता यहाँ क्यों हैं? अमृता ने अपने चमकीले सफेद दांत दिखाते हुए मुस्कुराकर कहा, पापा, सब ठीक है। अरे नहीं, अमृता ने सार्थक की ओर देखते हुए और रचित पर एक नजर डालते हुए कहा, उसका चेहरा खुशी से चमक रहा था। सार्थक, तुम कब वापस आए? सार्थक ने कंधे उचकाते हुए कहा, मैं तो काफी समय से वापस आ चुका हूँ और शिक्षक को पहले से ही पता है। बात बस इतनी है कि आजकल आप लोग तियानशुई गांव उतनी बार नहीं जाते। ये कहने के बाद सार्थक ने जुओ और बाकी दोनों की ओर देखा। सार्थक, एक आत्मा स्वामी, एक आत्मा संग्राहक, एक नियंत्रक और हितेश का क्या? अगर तुमने अपने क्षेत्र प्रभाव वाले हाथापाई करने वाले वर्गों में से एक को भी भेजा होता तो तुम फल तोड़ चुके होते। वह नन्हा वृक्ष आत्मा शायद बाहर भी नहीं आता। सब लोग अवाक रह गए। क्या हितेश को पता नहीं कि वह क्यों नहीं आया? रचित ने आगे कहा, मछुआरे पूरी तरह से शर्मिंदा हो गए हैं। शिया जुओ ने गुस्से से कहा, तुम्हें क्या लगता है कि वे सब कहाँ खो गए? ये स्पष्ट रूप से उस लकड़ी की मछली की वजह से हुआ है जो बहुत परेशान करने वाली थी, वरना मैं उसे बहुत पहले ही वापस ले लेता। सार्थक ने जियांग जोजुओ को नजरअंदाज कर दिया और सीधे शीतल से टकरा गया, हंसते हुए बोला, स्कूल वापस जाओ या गांव वापस? शीतल, गांव वापस, यह एक दुर्लभ दृश्य है, चलो आज रात दावत करते हैं। ... यह एक भयावह लेकिन अंततः सुरक्षित अनुभव था और ही मिंगटांग सबसे ज्यादा चिंतित था। हालांकि अब जब लड़कियां उससे ज्यादा ताकतवर थीं, तो वह कुछ नहीं कर सकता था। उस शाम हमने बागान में सादा भोजन किया। खाने की मेज पर अमृता ने कहा, मैंने सुना है कि आप लोगों ने लेवल 3 मछली पकड़ने के मैदानों में काफी हलचल मचा दी थी। सार्थक ने उलझन में पूछा, शहर को लेवल 3 मछली पकड़ने के क्षेत्रों के बारे में कैसे पता चला? शीतल हंसते हुए बोली, क्या तुम भूल गए कि आज हमने किसके साथ ट्रेनिंग की थी? मैंने सुना है कि तुम लोगों ने खूब हंगामा मचाया था। खांसी, मैं बस ये पूछना चाहती थी कि अब तुम लोग किस स्तर पर हो? वीरेंद्र प्रताप, शीतल और अमृता ने हैरानी से देखा, वे सभी पहले से ही फ्लोट फिशिंग में माहिर थे। यह उनकी कल्पना से परे था। उन्होंने आपस में इस बारे में बात की थी, सार्थक शायद फ्लोट फिशरमैन के स्तर तक पहुंच चुका था। सार्थक हंसते हुए बोला, अभी भी मछुआरा हूं, पुकारना। तीनों ने राहत की सांस ली। अच्छा हुआ, वरना बहुत भयानक हो जाता। मछली पकड़ने में भी उनका कौशल अद्भुत था। वे जियांग जोजुओ और बाकी लोगों से कहीं ज्यादा कुशल थे। सार्थक, अब गहरे समुद्र के जंगल में मत जाओ, वहां कुछ अजीब है। रचित ने सार्थक की ओर देखा और कहा, जब तुम लोग लड़ रहे थे, मैं इधर उधर देखने गया था और मुझे कुछ भी अजीब नहीं लगा। सार्थक ने कहा, इससे पता चलता है कि हमारी ताकत काफी नहीं है। रचित ने सिर हिलाया और खाना खाया। वह अमृता और बाकी लोगों से बिल्कुल भी परिचित नहीं थी। इसके अलावा उसे थोड़ा अजीब सा लग रहा था। 1 महीना बीत जाने के बाद भी वह वहां के माहौल में ढल नहीं पाई थी। उसे लगता था कि उसे अभी भी स्कूल का जीवन ज्यादा पसंद है। वहां कम लोग होते थे, बस कुछ ही, और सब एक दूसरे को अच्छे से जानते थे। भोजन का समय नीरस और अजीब था। अमृता और रचित ने शुरू से अंत तक एक शब्द भी नहीं बोला। अमृता कभी कभी सार्थक की ओर देखती थी और रचित, जो सार्थक को लंबे समय से जानता था, ने ये देखा और मेज के नीचे सार्थक के पैर पर पैर रख दिया। सार्थक बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहा था। हमारी दोस्ती बिल्कुल निस्वार्थ थी। स्वादिष्ट भोजन के बाद सार्थक ने सभी को स्नेहपूर्वक विदा किया।
अमृता ने अचानक पूछा, सार्थक तुम 36 टाउन एक्सचेंज टूर्नामेंट में जा रहे हो ना? क्या? कौन सी प्रतियोगिता? वीरेंद्र प्रताप, जरूरी नहीं, वे किससे लड़ने वाले हैं? अमृता, हम भी चलेंगे। फिर मिलते हैं। सार्थक अचंभित दिखते हुए समूह को विदा करने गया और फिर मुड़कर बोला, ऐसा लगता है कि कस्बों के बीच किसी तरह की कुश्ती प्रतियोगिता हुई है। रचित को इसकी परवाह नहीं थी, लेकिन उसने सार्थक की ओर देखकर कहा, अमृता तुम्हें पसंद करती है। सार्थक ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, तुम्हें भी ये पता था? रचित ने बार बार सिर हिलाते हुए कहा, उसने खाने के दौरान 201 बार आपकी तरफ देखा। सार्थक ने हंसते हुए और चिढ़ते हुए कहा, तुमने इसे भी गिना? रचित ने सार्थक को तिरछी नजरों से देखते हुए कहा, तुमने खुद ही कहा था। डेटिंग शुरू करने के बाद तुम दूसरे लोगों को किस नहीं कर सकते या उनके साथ बच्चे पैदा नहीं कर सकते। सार्थक दिल खोलकर हंसा और रचित को पकड़कर उसे एक बड़ा सा चुंबन देने की तैयारी करने लगा। दुर्भाग्यवश रचित भड़क उठा और छत पर बैठ गया। मैं तुम्हें हर समय मुझे चूमने नहीं दे सकता, तुम अपनी जीभ बाहर निकाल दोगे। सार्थक। उस रात सार्थक ने अभ्यास नहीं किया, बल्कि चैन और संतोष से सो गया। जब सार्थक सुबह उठा और नाश्ता बनाने की तैयारी कर रहा था, तो उसने बाहर कदम रखते ही देखा कि वीनिता मेज पर बैठी है। वह अपनी ठुड्डी हाथ पर टिकाए सूरज को देख रही थी। सार्थक ने आश्चर्य से पूछा, शिक्षक वैनरेन? वीनिता ने मुड़कर सार्थक को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, अरे, क्या ये सार्थक नहीं है? मैंने सुना है कि आपको वापस आए 1 महीना हो गया है। सार्थक ने तुरंत आकाश की ओर देखा। आह, ओम गुरु वैनरेन, मुझे कुछ ज्ञान प्राप्त हुआ है और मैं कुछ दिनों के लिए आराम करने जा रहा हूं ताकि इस अद्भुत दुनिया का अनुभव कर सकूं और स्वर्गीय दाव की आभा को महसूस कर सकूं। स्मैक। सार्थक को सिर पर एक थप्पड़ पड़ा। मैं तुम्हारी अद्भुत दुनिया बनाऊंगा, मैं तुम्हारे चारों ओर दिव्य दाव की आभा बनाऊंगा। इतना कहकर वीनिता ने अचानक बागान की ओर देखा। रचित, तुम कहाँ चुपके से जा रहे हो? आखिर कहाँ जा सकते हो? रचित बागान से बाहर निकलते हुए मुस्कुराया। शिक्षक वैनरेन, आप यहाँ हैं। वीनिता ने उसे घूरते हुए कहा, अगर मैं नहीं आई तो क्या तुम्हें लगता है कि तुम अजय हो? रचित ने झट से कहा, शिक्षक वैनरेन, हम आज ही वापस जाने वाले थे। सार्थक, हाँ हाँ हाँ, अगर कल हमें देरी न हुई होती तो हम कल ही वापस चले गए होते। वीनिता ने मानो कहा, तो तुम दोनों अब साथ रहने लगे हो? फुफ। सार्थक ने तुरंत जवाब दिया, ऐसा कैसे हो सकता है? हम तो यहाँ कुछ दिनों के लिए शांतिपूर्ण ध्यान करने आए हैं। रचित हैरान होकर बोला, साथ रह रहे हैं? हम तो सिर्फ 1 महीने से साथ रह रहे हैं। सार्थक ने तुरंत अपनी आवाज सुनाई, बेवकूफ, साथ रहने का मतलब साथ सोना होता है। आह। रचित ने तुरंत समझाया, मैं सोया ही नहीं, मैं सोया ही नहीं। अरे नहीं, रचित ने सार्थक से फुसफुसाते हुए कहा, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? सार्थक ने मन ही मन सोचा, कौन जानता था कि तुम इतने सीधे साधे हो। वीनिता ने सहमति जताते हुए कहा, स्कूल वापस जाओ, कक्षा में जाओ। मैंने पहली बार सुना है कि किसी शिक्षक को किसी छात्र को कक्षा में उपस्थित कराने के लिए बाहर आना पड़ रहा है। रिंकू तो 2 हफ्ते पहले ही वापस स्कूल चली गई थी। सार्थक चौंक गया और उसने पूछा, शिक्षक जी, जब आपको पहले से ही पता है कि हम वापस आ गए हैं, तो आप हमें अभी क्यों बुला रहे हैं? क्या कोई गड़बड़ है? बोलते बोलते वीनिता ने तिरस्कारपूर्ण लहजे में कहा, नहीं तो क्या आपको लगता है कि मैं यहाँ आना चाहती थी? आपको एक लड़ाई लड़नी है। अध्याय 553, 36 शहरों के विनिमय टूर्नामेंट के बारे में। थग अकेडमी के बाहर का वृक्षारोपण लगभग 1 साल की देखभाल के बाद और भी हरा भरा हो गया है और पौधे आकार में 2 गुने हो गए प्रतीत होते हैं। बागान के चारों ओर सुनहरे गेहूं की कतारें थीं। हालांकि गेहूं अनाज की बालियों की तरह घना और गोल मटोल दानों वाला था। सार्थक ने सोचा कि अगर वह सिर्फ एक बाली काट ले तो उससे पकौड़ी का भोजन बना सकता है। इस प्रकार महान आत्मा संग्राहक सरणी का प्रभाव प्रदर्शित होता है और यह केवल सार्थक द्वारा स्वयं स्थापित आत्मा संग्राहक सरणी का प्रभाव है। यदि इसे ड्रैगन नाव पर मौजूद असंख्य आत्मा संग्राहक सरणियों के प्रभाव से बदल दिया जाए तो यहाँ की आध्यात्मिक ऊर्जा संभवतः इतनी सघन हो जाएगी कि उससे पानी टपकने लगेगा। सार्थक, कियांश और युग यहाँ नहीं है। वीनिता ने सहज भाव से उत्तर दिया, एरिना से लड़ने जा रही हूँ। रचित ने आश्चर्य से पूछा, क्या यह अभी तक खत्म नहीं हुआ है? रचित की बातें सुनकर वीनिता का चेहरा तुरंत उदास हो गया। वे सिर्फ 2 ही हैं, इसलिए वे केवल एकल मैचों में ही प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं, जो कि कहीं अधिक कठिन होगा।
सार्थक को एरिना में लड़ने से कोई मतलब नहीं था। उसने उत्सुकता से दाव से पूछा, गुरुजी वैनरेन, हम वापस लड़ने क्यों आ रहे हैं? हम तीसरे स्तर के मछली पकड़ने के मैदान में पहले ही काफी लड़ चुके हैं। विनीता ने चिढ़कर कहा, इस बार तो बस आसान है, एक औपचारिकता है। लेकिन थर्ड लेवल फिशिंग ग्राउंड, तुम लोगों ने तो बहुत मुसीबत खड़ी कर दी, और यहां तक कि तुम्हारे फेसलेस मार्शल अंकल को भी तुम्हारी गंदगी साफ करनी पड़ी। सार्थक मुस्कुराते हुए कहता है, चेहरेविहीन मार्शल अंकल ने हमसे 5 अरब चुरा लिए। अरे नहीं, 7 अरब। वेनरेन अचानक रुक गया और अविश्वास से बोला, कितने का? सार्थक और रचित ने एक दूसरे पर नजर डाली। 7.7 बिलियन। टकराना। फिर सार्थक ने अपना रूप एक पूर्ण चाप में बदल लिया और उड़कर स्कूल में प्रवेश कर गया। कियांश और युग, जो संयोगवश लौट रहे थे, ने दूर से ये दृश्य देखा। कियांश चौंक गया, अरे, ये तो सार्थक है। बड़े भाई है ना? युग ने घबराकर सिर हिलाया। दाओ, ऐसा लगता है। नहीं, ये निश्चित रूप से ऐसा ही है। टकराना। सार्थक स्कूल में दाखिल हुआ, फिर एक पूर्ण चाप में उड़कर स्कूल से बाहर निकल गया। विनीता को फिर से मछली पकड़ने वाली छड़ी घुमाते देख सार्थक दहाड़ा, अरे, क्या तुम सच में शिक्षक हो? क्या तुम लोग पिंग पोंग खेल रहे हो? सार्थक को फिर से स्कूल वापस भेज दिया गया। इस बार वह उड़कर नहीं गया, लेकिन रचित ये देखकर तुरंत भाग गया। भागते हुए रचित ने अपनी जीभ बाहर निकाली और चिल्लाकर कहा, यह मेरी गलती नहीं है, मैं निर्दोष हूं। फक फक करना। ... स्कूल के अंदर सार्थक एक पेड़ के तने से उल्टा लटका हुआ था। उसका चेहरा दुख और आक्रोश से विकृत था। बूढ़े भाई, आपने हद पार कर दी। हम सब परिवार हैं, अगर आप इतने सक्षम हैं तो जाकर बेनाम मार्शल अंकल से पूछिए। मुझ पर क्यों नखरे दिखा रहे हैं? बूढ़ा बाई सार्थक के सामने खड़ा था, उसकी आंखों में भयंकर क्रोध भरा था। अगर उस कमीने बेनाम ने हमें पैसे दिए होते तो क्या हमारा स्कूल इस गरीबी की हालत में होता? सार्थक दंग रह गया। अरे नहीं, क्या बेनाम मार्शल अंकल हमारी ठग अकादमी के सदस्य नहीं है? क्या स्कूल में योगदान देना उनका कर्तव्य नहीं है? वंश इस बात से अनभिज्ञ था कि दाव कुछ देर बाद वहां आ गया था। हंसते हुए बोला, उस आदमी को पैसों की जरूरत तो है ही, लेकिन उसे सारे पैसे दे देना सरासर कतई है। भले ही वो जूनियर मार्शल अंकल हो, आप उनसे पहले कभी मिले नहीं हैं। क्या आपको थोड़ा और सावधान नहीं रहना चाहिए था? सार्थक ने क्रोधित होकर उत्तर दिया, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम हमें कुछ भी नहीं दे रहे हो, न कोई सुरक्षा कवच, न कोई अमर मोहर। जाहिर है हमें चीजें खरीदनी ही पड़ेंगी, है ना? और चीजें खरीदने में तो पैसा ही लगता है। सार्थक ने हल्के से अपना पैर जमीन पर रखा, पेड़ से नीचे कूदा और उत्सुकता से दाव से पूछा, चेहरेविहीन मार्शल अंकल को इतने पैसे की क्या जरूरत है? उन्होंने हमें तुरंत क्यों नहीं पहचाना? अगर शियाओबाई ने अनुमान नहीं लगाया होता तो वे हमें जरूर नहीं बताते। बूढ़े बाई ने चिढ़कर कहा, ये तुम्हारा काम नहीं है। लेकिन तुम्हें कोई नुकसान भी नहीं है, उस बेनाम ने तुम्हें काफी फायदा पहुंचाया है। सार्थक ने उलझन में पूछा, अमर मोहर? एक व्यक्ति, एक दाव। अमर मोहर, क्या वाकई इसकी इतनी कीमत है? बूढ़े बाई ने सार्थक की ओर तिरछी नजर से देखा और पूछा, क्या तुम्हें आत्मा को जागृत करने वाला तरल पदार्थ नहीं मिला? सार्थक ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, हाँ, हमने उन्हें दे दिया था। कुल 3,315 जिन। मुझे अच्छी तरह याद है कि हमने इसके बदले पैसे लिए थे। वंश ने सार्थक के कंधे पर थपथपाते हुए कहा, स्पिरिट अवेकनिंग फ्लूइड को पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। सार्थक। रचित पेड़ से बाहर निकला और बोला, क्या तुम अब और नहीं लड़ोगे? अगर तुम नहीं लड़ोगे तो मैं बाहर आ रहा हूं। रिंकू, शांतनु और श्याम विद्यालय के भीतरी हिस्से से दौड़ते हुए आए। रिंकू, आखिरकार तुम वापस आ ही गए। सार्थक अचंभित रह गया। रुको, तुम लोग इतनी जल्दी वापस आ गए? तुम सब इतनी जल्दी वापस आ गए? सार्थक ने विनीता से सुना कि बूढ़े आदमी बाई ने शांतनु और श्याम को उठा लिया है, जो कुछ ज्यादा ही जल्दी लग रहा था। श्याम ने सहज भाव से कहा, हम रात में वापस आए थे। शांतनु हंसते हुए बोला, अरे नहीं, मैंने तुम दोनों के बारे में सुना था। शांतनु ने सार्थक की ओर पलकें झपकाईं, जिस पर सार्थक ने उसे लात मारकर दूर धकेलते हुए कहा, दफा हो जाओ, दिन भर बकवास करना बंद करो। उद्धरण चिन्ह। कियांश और युग भी विनीता के साथ वापस भागे। सार्थक को देखते ही उसने तुरंत बड़े भाई, बड़ी बहन कहकर उसका अभिवादन किया। सार्थक ने पीछे मुड़कर कहा, एक उच्च कोटि का महान मछुआरा। कियांश, बहुत बहुत धन्यवाद सार्थक। बड़े भाई की पिछली शिक्षाएं।
सार्थक ने हाथ हिलाते हुए कहा, इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है, ये सब तुम्हारी अपनी मेहनत का नतीजा है। सार्थक ने फिर से हाथ हिलाया और कहा, देखो तो सही, कितने औपचारिक हो। बड़े भाई के साथ इतनी विनम्रता क्यों बरत रहे हो? चलो, बड़े भाई इस बार तुम्हारे लिए कुछ उपहार लाए हैं। कियांश और युग ने एक दूसरे की ओर देखा, एक और उपहार है क्या? बोलते बोलते सार्थक ने कियांश के कंधे पर हाथ रख दिया। दाओ, चलो चलते हैं। बड़े भाई तुम्हें पहाड़ पर ले जाकर दिखाएंगे ताकि कोई इसे हमसे चुरा न ले। लेकिन फिर बूढ़े भाई ने आराम से कहा, कल सुबह से सभी लोग कक्षाओं में भाग लेंगे। विनीता, तैयार हो जाओ, दोपहर के भोजन का समय हो गया है। मैंने सुना है कि पीला रक्त समुद्री खीरा बहुत स्वादिष्ट होता है। सार्थक स्कूल वापस आकर सभी तुरंत तनावमुक्त हो गए और उनके दिलों में संतोष की भावना उमड़ आई। सार्थक, रिंकू, कियांश और युग खुली रसोई में काम कर रहे हैं। सार्थक ने इसका परीक्षण भी नहीं किया और कियांश और युग को दर्जनों निम्न स्तरीय राउंड दे दिए। आध्यात्मिक कलाकृति। सार्थक के लिए निम्न श्रेणी। आध्यात्मिक कलाकृतियों का मूल्य ज्यादा नहीं होता, लेकिन ये सापेक्षिक है। आखिरकार तृतीय स्तरीय मछली पकड़ने के मैदानों में कई लोग अभी भी जादुई खजाने जैसी चीजों का इस्तेमाल करते हैं। सार्थक को लगा कि वह बूढ़े बाय और उसके साथियों से कहीं अधिक उदार था। जब वे तीसरे स्तर के मछली पकड़ने के मैदान में गए थे, तब उसने केवल कुछ समुद्री शंख और कुछ निम्न श्रेणी की मछलियां ही पकड़ी थीं। आध्यात्मिक कलाकृति। इस समय सार्थक कह रहा था, आज मेरी प्रेरणा एक धारा की तरह बह रही है और मैंने कटी हुई मिर्च के साथ उबली हुई मछली का सिर नामक एक नया व्यंजन तैयार किया है। रिंकू ने तुरंत अपना काम रोक दिया और बोला, नवाचार, मुझे देखने दीजिए। रचित, दाओ, आप जो भी बनाएंगे मैं खा लूंगा। शांतनु, जो भी हो। वैसे क्या अभी हमसे 36 टीमों का दोस्ताना मैच करवाना थोड़ा अनुचित नहीं होगा? सभी को आखिरी समय में वापस बुलाया गया, जाहिर तौर पर इस प्रतियोगिता की तैयारी के लिए, लेकिन सार्थक को भी समझ नहीं आया कि उन्हें इस प्रतियोगिता में भाग क्यों लेना पड़ा। पहले जब मैंने ओल्ड मैन बाय और उसके दोस्तों को ये दावा करते सुना कि ठग अकादमी ने 36 कस्बों में तबाही मचाई और 1000 स्टार सिटी पर कब्जा कर लिया, तो मुझे यह अविश्वसनीय रूप से शानदार लगा। अब उन्होंने 1000 स्टार सिटी के लोगों से लड़ाई की है, ड्रैगन बोट चुरा ली है और यहां तक कि सस्पेंडेड एंगलर को भी हरा दिया है। क्या इसका मतलब यह है कि वे दूसरे स्कूलों के छात्रों को भी नहीं हरा सकते? श्याम, शायद ये सिर्फ मैच खेलने से कहीं अधिक है। बेशक यह इतना आसान नहीं है। वंश इस बात से अनभिज्ञ था कि दाव पहले ही पास आ चुका है। वह सार्थक के करीब झुका, मछली के सिर का निरीक्षण किया और फिर दाव से कहा, इस तरह की अदला बदली प्रतियोगिता इस समय आपके लिए स्वाभाविक रूप से कठिन नहीं है, लेकिन ये प्रतियोगिता अज्ञेय लोक की कुंजी है। सार्थक भी अपनी छुरी नीचे रखने से खुद को रोक नहीं पाया, अज्ञात भूमि की ओर। श्याम, अगर मैं जीत जाऊं तो क्या मैं जा सकता हूं? वंश ने सिर हिलाते हुए कहा, सटीक रूप से कहें तो प्रतियोगिता में भाग लेने वाले अधिकांश लोग अज्ञात भूमि की यात्रा कर सकते हैं। सार्थक अवाक रह गया, तो फिर प्रतियोगिता का क्या मतलब है? सब लोग जा रहे हैं तो हम भी चलते हैं। वंश ने दाव पर हंसते हुए कहा, तुम मालिक बनना पसंद करोगे या पोता? सार्थक ने बिना किसी झिझक के जवाब दिया, बेशक मैं ही बॉस बनूंगा। लाड़ प्यार पाना कितना अच्छा लगता है। वंश, दाव, तो आपकी रैंकिंग ये निर्धारित करती है कि आप वहां पहुंचने के बाद कहां होंगे। क्या आपको अब भी लगता है कि यह प्रतियोगिता अर्थहीन है? रचित, क्या उस अज्ञात भूमि को विभिन्न वर्गों में विभाजित किया जाएगा? रिंकू, हाँ, ये थोड़ा अजीब क्यों लग रहा है? शांतनु, गुरुजी, ये अज्ञात भूमि वास्तव में क्या है? क्या आप हमें इसके बारे में पहले से बता सकते हैं? कियांश और युग भी उत्सुकता से सुनने लगे। वे अभी तक तीसरे स्तर के मछली पकड़ने के मैदान तक भी नहीं गए थे। अज्ञात भूमि के बारे में जानने का मौका तो दूर की बात थी, लेकिन उनकी जिज्ञासा कम नहीं हुई। उन्होंने अज्ञात भूमि के बारे में इतना कुछ सुना था, फिर भी उसके बारे में एक भी अफवाह नहीं सुनी थी। कितनी निराशाजनक बात है। वंश ने दाव पर हंसते हुए कहा, जल्दी क्या है? क्या हम अभी जा सकते हैं? प्रतियोगिता शुरू होने में अभी 1 महीना बाकी है, इसलिए कक्षाएं कल से शुरू होंगी। प्रतियोगिता शायद थोड़ी उबाऊ हो सकती है, लेकिन इसे एक यात्रा समझें। प्रतियोगिता के बाद आपको अपने कौशल को जितना हो सके उतना निखारना होगा। इसलिए हम सबके रवाना होने से पहले आपके पास लगभग 6 महीने की कक्षाएं होंगी। वंश ने आखिरकार सबके सामने सच्चाई उजागर कर दी है। प्रतियोगिता का असली मकसद सिर्फ एक बेहतर नौकरी हासिल करना है।
किस तरह की पहचान? 36 शहरों के प्रतिभाशाली बच्चों को इसके लिए क्यों लड़ना पड़ता है? अध्याय 554 तुम्हें सार्थक की तरह निर्लज होना चाहिए। 1 साल बाद दोबारा ट्री हाउस में सोना सार्थक को बेहद आरामदायक लगा। कहावत के अनुसार थोड़ी देर सोना अच्छा होता है, लेकिन हर समय सोना और भी बेहतर होता है। श्याम को छोड़कर सार्थक के सभी 5 सदस्यों को वंश द्वारा वृक्ष घर से बाहर खींच लिया गया। इसके अलावा वंश और उसके समूह द्वारा कियांश और युग को सिखाने का तरीका सार्थक और उसके समूह द्वारा सिखाए गए तरीके से अलग था। ऐसा लगता था मानो हर एक को अलग अलग सिखाया जा रहा हो। इस समय कियांश, युग और बाकी सब घास पर बैठे वंश का व्याख्यान सुन रहे थे। वंश दाव, क्या आप जानते हैं कि ठग अकादमी में प्रवेश करने के बाद से हमने आपको कोई मानकीकृत प्रशिक्षण क्यों नहीं दिया है? सार्थक बुदबुदाया, वह तो बहुत आलसी है। वंश ने उसे घूरते हुए कहा, सार्थक खड़े हो जाओ और पाठ सुनो। मुझे वो मुस्कुराता हुआ चेहरा मत दिखाओ। सार्थक, 6 लोगों में से किसी शरारती छात्र को पकड़ना बेहद आसान है। सार्थक सबसे अलग दिख रहा था, बाकी सब बैठे थे, लेकिन वह खड़ा था। वंश ने संतुष्टि भरे स्वर में बोलना जारी रखा, तार्किक रूप से देखा जाए तो स्कूलों और शिक्षकों का उद्देश्य ज्ञान प्रदान करना, कौशल सिखाना और प्रश्नों के उत्तर देना है। लेकिन आप साधारण लोग नहीं हैं। अगर हम आपको इस तरह पढ़ाएंगे तो आप देर सवेर बिगड़ ही जाएंगे। इसलिए हम आपके लिए बस इतना ही करते हैं कि आपको खोजबीन करने, अनुभव करने, संघर्ष करने, समझने और अंत में सारांश निकालने और आत्मसात करने में मार्गदर्शन करते हैं। वंश कुछ देर तक बड़बड़ाता रहा और अंत में बोला, अब तक मैंने जो देखा है उससे लगता है कि तुम्हारा साधना पथ उतार चढ़ाव भरा रहा है। तीसरे स्तर के मत्स्य पालन स्थल पर जाने से पहले मैंने तुम्हारे गुरु वैनरेन और प्रधानाचार्य से इस बारे में चर्चा की थी कि क्या हमें तुम्हें पर्याप्त सुरक्षा देनी चाहिए। अगर हम ऐसा करते तो तुम आसानी से मरते नहीं, लेकिन तुम अपनी महत्वाकांक्षा खो सकते थे और सोच सकते थे, मैं वैसे भी नहीं मरूंगा। परिणामस्वरूप तुमने ये देखा है, यही कारण है कि 1000 सितारा नगरी, यही कारण है कि तुमने समुद्र में 7 महान संप्रदायों को अपमानित किया है। शांतनु दाव, गुरुजी, आप लोग बहुत लापरवाह हो रहे हैं। तीसरे स्तर के मछली पकड़ने के मैदान में प्रवेश करते ही मैं पकड़ा गया। अगर मैं होशियार न होता तो आज वापस नहीं आता। वंश ने ठंडे लहजे में उसकी ओर देखा, शांतनु, उठो और पाठ सुनो। कक्षा के दौरान तुम बीच में नहीं बोल सकते, तुम्हें पता है ना? शांतनु, सार्थक को एक और साथी दाववादी मिल गया और वह उसे सांत्वना भरी नजर से देखने से खुद को रोक नहीं सका। वंश ने उपहास उड़ाते हुए कहा, हमारे पास तो भरपूर युद्ध कौशल है और अब तो आपके पास भी है, लेकिन क्या आपने युद्ध कौशल में कुछ गड़बड़ देखी है? प्रश्न उत्तर सत्र शुरू होने पर श्याम ने दाव के प्रश्न का सबसे पहले उत्तर दिया। तीसरे स्तर के मछली पकड़ने के मैदान में बहुत सारे लोग और बहुत सारे विचित्र और अद्भुत युद्ध कौशल हैं, लेकिन उनमें से अधिकांश शुरुआत में ही आपको चौंका सकते हैं और दूसरी बार उनका उपयोग करने पर उन्हें आसानी से बेअसर किया जा सकता है। रचित ने दाव को उत्तर दिया, जब तक तुम काफी मजबूत हो तब तक इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि दूसरे तुम्हारे युद्ध कौशल के बारे में क्या जानते हैं, दाव। तब सार्थक ने दाव से कहा, मैंने पाया कि जब तक युद्ध कौशल पर्याप्त उच्च रैंक आपको बहुत मजबूत बना देता है। वंश ने अपनी मछली पकड़ने वाली छड़ी घुमाई और दाव न जाने कहां से 10 टन वजनी एक चट्टान को हुक में फंसाकर सीधे सार्थक के सिर पर दे मारा। भाषण सुनते समय इसे अपने साथ ले जाओ। सार्थक अवाक रह गया, नहीं शिक्षक, आप स्पष्ट रूप से मुझे ही निशाना बना रहे हैं। शांतनु चुप रहा, एक शब्द भी न बोलने की कोशिश करता रहा। वह हजारों पाउंड वजनी पत्थर उठाते हुए उपदेश सुनना नहीं चाहता था, ये बेहद शर्मनाक होता। कियांश और युग सहज रूप से सार्थक के थोड़ा करीब चले गए, इस डर से कि सार्थक कहीं पत्थर फेंककर उनके सिर पर न मार दे। वंश की आंखें मानो सार्थक के चेहरे पर फटी रह गईं। मैं तुम्हें बताता हूं, इंग्ला में रील में तुम्हें शायद लगा होगा कि अलग अलग युद्ध कौशल का अभ्यास करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 1000 स्टार सिटी के लोगों से मिलने के बाद तुम निश्चित रूप से देखोगे कि वे अधिक लक्षित तरीके से प्रशिक्षण लेते हैं। कई अच्छे युद्ध कौशल जो पहले तुम्हारे लिए अच्छे थे, धीरे धीरे तुम्हारी प्रगति के दौरान त्याग दिए जाएंगे, जब तक कि तुम्हें वह युद्ध कौशल न मिल जाए जो तुम्हारे लिए सबसे उपयुक्त हो। रिंकू, हाँ, मुझे पता चला कि मेरी स्वर्ग निगलने की तकनीक काफी अच्छी है। ये युद्ध कौशल शैली मुझे सूट करती है। वंश ने उसे लात मारी, खड़े हो जाओ और सबक सुनो। हाँ, तुम कवच के उस्ताद हो, क्या तुमने युद्ध कला में महारत हासिल की है?
तुम्हारी स्वर्ग निगलने की तकनीक रचित जैसे फुर्तीले शिकारी के सामने आसानी से भेदी जाएगी। इसके साथ ही सार्थक को एक और साथी दाववादी मिल गया है। रिंकू ने कमजोर स्वर में कहा, क्या इसका मतलब यह नहीं है कि हमने जो भी युद्ध कौशल विकसित किए हैं वे सब व्यर्थ हो गए हैं? वंश ने सिर हिलाया, बिल्कुल नहीं। जब तुम अभी एंग्ल थे दायरे में जितने ज्यादा युद्ध कौशल हो उतना ही बेहतर है। जब तक तुम उन्हें पूरी तरह समझ सकते हो तब तक जितना हो सके उतना आत्मसात करो, जब तक कि तुम पूरी तरह से अभिभूत ना हो जाओ। हालांकि जैसे जैसे तुम आगे बढ़ते हो तुम्हें सरलीकरण शुरू करना होगा, आदर्श रूप से उस स्तर तक जहां एक कौशल हर चीज का मुकाबला कर सके। शांतनु ने बुदबुदाते हुए कहा, गुरुजी, यह इतना आसान नहीं है। मैंने यही रास्ता चुना है। उग्र सागर की 9 परत वाली लहरों के बाद विकास को जारी रखने का तरीका भी मुझे अभी तक समझ नहीं आया है। उद्धरण चिन्ह। वंश ने उपहास करते हुए कहा, ऐसा इसलिए है क्योंकि तुमने पर्याप्त युद्ध कौशल में महारत हासिल नहीं की है। तुम 9 की सीमा तक पहुंच चुके हो, क्यों न तुम उन्हें एकीकृत करने का प्रयास करो? शांतनु दाओ, मैंने इसे आजमाया है। एकीकरण के बाद न तो इसकी सहन शक्ति और न ही इसकी शक्ति उग्र सागर की 9 परत वाली लहरों जितनी अच्छी है। वंश, कल से तुम्हारा मुकाबला मुझसे होगा। शांतनु की आंखें चमक उठी। ठीक है। सार्थक की आंखें भी चमक उठीं। दाओ, गुरुजी, मेरे बारे में क्या आपको लगता है कि मैं अपनी कलाओं को एकीकृत कर सकता हूं? मुझे तलवारबाजी और मुक्केबाजी की तकनीक आती है। क्या आपको लगता है कि मैं मुट्ठी चाकू बना सकता हूं? श्याम और बाकी लोग मजबूरी में अपना सिर दूसरी तरफ मोड़ बैठे क्योंकि एक और बड़ा पत्थर उड़कर उनके ऊपर से गुजरा। वंश अवाक रह गया। तुम सीधे आसमान में क्यों नहीं उड़ जाते? मुक्का तो मुक्का होता है और चाकू तो चाकू। तुम शरीर परिष्करण धारा का अनुसरण कर रहे हो, इसलिए तुम्हें वैसे भी और अधिक निकट लड़ाई कौशल सीखने चाहिए। तुम्हें बस प्रत्येक प्रकार के सबसे शक्तिशाली कौशल में महारत हासिल करनी है। इस तरह की बकवास के बारे में हर समय सोचना बंद करो। वंश ने दाव को इशारा करते हुए कहा, यह मत सोचो कि हमें नहीं पता कि तुम लोगों ने तीसरे स्तर के मछली पकड़ने के मैदान में क्या किया। मैं अब तुम्हारे नाम पुकारने जा रहा हूं। उसके बाद तुम सब एक एक करके प्रधानाचार्य या शिक्षक वेनवेन को रिपोर्ट करो। लेकिन फिर प्रधान दाव ने कहा, पहले सार्थक की बात करते हैं। तुम्हारा शरीर सबसे बलवान है, इसलिए तुम्हें शक्तिशाली और आक्रामक मार्ग पर ध्यान देना चाहिए। हालांकि आत्मा संग्राहक गुरु होने के नाते तुम्हारे लिए तलवारबाजी का अभ्यास करना भी उचित है। लेकिन तुम बहुत उतावले हो हरदाओ। तुम्हारे युद्ध कौशल अभी परिष्कृत नहीं है। तुम कमजोर तो नहीं हो, लेकिन अपनी पूरी शक्ति पर भी नहीं हो। अभी तुम बहुत बलवान लगते हो, इतने बलवान कि तुम्हारा कोई प्रतिद्वंदी नहीं लगता। लेकिन अगर तुम नहीं बदले तो एक दिन तुम्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ठीक है, 1 घंटे सोच विचार करो, फिर प्रधानाध्यापक को रिपोर्ट करो। सार्थक। वंश ने प्रत्येक पर टिप्पणी करते हुए कहा, बस इतना ही। रिंकू, तुम कमजोर नहीं हो और तुम्हारे पास युद्ध कौशल की कोई कमी नहीं है, लेकिन तुमने अपना ध्यान एक ही चीज पर केंद्रित कर लिया है। एक कवच मास्टर को उनमें सबसे शक्तिशाली योद्धा होना चाहिए, लेकिन तुम नहीं हो। तुम्हारे पास नजदीकी युद्ध कौशल की कमी है। 2 सप्ताह में मुझसे मिलो। अगले 2 सप्ताह में पुस्तकालय जाओ और मेरे लिए कवच मास्टर के नजदीकी युद्ध कौशल की 5 पुस्तकें ढूंढो ताकि मैं उन्हें सीख सकूं। शांतनु, तुम्हारे हमले बहुत एकतरफा हैं। युद्ध आत्मा स्वामी, तुमने अपने सभी युद्ध कौशलों को अपने स्वयं द्वारा निर्मित युद्ध कौशल में समाहित कर लिया है, लेकिन इससे 1 और 1 बराबर 2 का वांछित प्रभाव प्राप्त नहीं हुआ है, जो दर्शाता है कि तुम्हारा ज्ञानोदय निष्कर्ष पर्याप्त निर्णायक नहीं था। साथ ही तुम अपनी आत्मा शक्ति का पर्याप्त उपयोग नहीं कर रहे हो, तुम में आक्रमण क्षमता की कमी है। कल मुझसे मिलने आना। रचित, तुम्हारी ताकत तुम्हारी गति है, तुम यहाँ सबसे तेज हो। तुम्हारे हमले शक्तिशाली हैं, तुम्हारी प्रतिक्रियाएं तेज है और तुम्हारी छुपने की क्षमता कारगर है। हालांकि तुम्हारे पास वास्तव में विस्फोटक उच्च क्षति पहुंचाने वाला युद्ध कौशल नहीं है। इसलिए जब तुम्हारा सामना किसी उच्च स्तरीय प्रतिभाशाली या सार्थक जैसे शरीर परिष्करण प्रतिभा से होगा, तो तुम्हारे हमले कमजोर पड़ जाएंगे। बाद में शिक्षिका विनीता से मिल लेना। श्याम, तुम्हारी प्रतिभा शांत स्वभाव और दृढ़ निर्णय क्षमता में निहित है, जो टीम युद्धों में एक बड़ा लाभ है और तुम्हें समग्र स्थिति को नियंत्रित करने में मदद करती है। हालांकि अकेले लड़ते समय तुम्हारे पास प्रभावी युद्ध विधियों की कमी है और तुम स्पिरिट प्लांट के अचानक हमलों पर निर्भर रहते हो। एक बार जब कोई इससे भयभीत नहीं हुआ तो तुम बड़े खतरे में पड़ जाओगे।
बाद में रचित के साथ जाओ और शिक्षिका विनीता को ढूंढो। वंश आलोचना करते समय बहुत तेजी से बोलता था, जिससे सार्थक हैरान रह गया। उसने उनमें से किसी को 1 साल से नहीं देखा था, फिर भी वंश आसानी से हर व्यक्ति की खूबियों और कमियों को बता सकता था। क्या वह बूढ़ा चुपके से तीसरे स्तर के मछली पकड़ने के मैदान में अवलोकन करने गया था? वंश ने दाव की बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, इस बारे में बात करते हुए मैं कियांश और युग पर भी टिप्पणी करना चाहूंगा। चलिए पहले युग की बात करते हैं। वह कवच मास्टर के रूप में रिंकू से बिल्कुल अलग राह पर चल रहा है। हालांकि युग की कवच तकनीकें बहुत विविध हैं और उसने अभी तक कोई निश्चित दिशा नहीं पाई है। अब से वह हर दिन 3 घंटे रिंकू से लड़ेगा और अगर वह 1 मिनट भी कम समय लेता है तो उसे खाने की अनुमति नहीं होगी। और कियांश, तुम बहुत भोले हो और तुम में अक्ल की कमी है। तुम बहुत दयालु हो, ये ठीक नहीं है। तुम्हें सार्थक से सीखना होगा। जब तुम उसके जितने निर्भीक हो जाओगे तभी तुम स्नातक हो पाओगे। फुफ। सार्थक को अचानक इस झगड़े में घसीट लिया गया और वह तुरंत चिल्ला उठा, गुरुजी, क्या ये हद से ज्यादा नहीं हो रहा? मैं कोई साजिश नहीं रच रहा, मैं तो बस निर्दोष हूं। कृपया और पत्थर मत डालिए, वरना मैं इसे सहन नहीं कर पाऊंगा। वंश ने संतुष्टि से सिर हिलाया। दाओ, हाँ, याद रखना, अपने छोटे भाई का अच्छे से ख्याल रखना। तुम्हें इस क्षेत्र में ज्यादा अनुभव है, साथ ही तुम्हें उसकी उग्रता को भी कम करना होगा। कियांश अचंभित रह गया। क्या ये क्लास वाकई इतनी अपरंपरागत थी? अध्याय 555। वे छोटे भाई जो अपनी छोटी बहन के साथ खेलते थे। क्लास संक्षिप्त थी, जैसा कि वंश ने कहा। उन्होंने मार्गदर्शन प्रदान किया और फिर सभी को स्वयं इसका अनुभव करने दिया। जाने से पहले उन्होंने सार्थक को निर्देश दिया, 1 घंटे तक खड़े रहो। उस कृद्धन कमीने रिंकू ने सार्थक पर पत्थर फेंका और यह कहते हुए पुस्तकालय की ओर भाग गया कि वह हाथापाई की तकनीक सीखने जा रहा है। रचित और श्याम विनीता को ढूंढने गए और ऐसा लग रहा था कि वे खुद को एक कठिन परीक्षा में डालने वाले हैं। वह कमीना शांतनु कल तक के लिए छुट्टी लेकर वंश के साथ भाग गया, ये कहते हुए कि वह एकता रणनीति पर चर्चा करना चाहता है। केवल कियांश और युग ही अनुपलब्ध थे। वे उसी सुबह एरिना खेलकर लौटे थे और अब वे दुविधा में थे, जाना है या रुकना है। जैसे ही दोनों ने एक दूसरे को देखा और चुपके से निकल जाने वाले थे। सार्थक, यू दाओ। कियांश ने झट से अपना शरीर सीधा किया। जी हाँ बड़े भाई। सार्थक, आज की लड़ाई में तुम जीते या हारे? कियांश ने झट से कहा, हम जीत गए। सार्थक ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, अरे, अब तक तुमने कितने मैच जीते हैं? कियांश, ये हमारी 68वीं जीत है। सार्थक ने युग की ओर देखा, और तुम? युग एक पल के लिए अचंभित रह गया, फिर दाओ ने कहा, सार्थक, बड़े भाई, बिल्कुल उनकी तरह मैंने भी अभी अभी अपना 68वां गेम जीता है। सार्थक की निगाहें इधर उधर दौड़ी। ओम, तुम दाओ को जानते हो? 6 डोर स्टारफिश कहाँ है? युग, दाओ, ये शिक्षक शियाओजान के बैल घोंघे के गड्ढे में है। सार्थक चौंक गया, इसीलिए तो मैंने इसे अभी तक नहीं देखा। ये बैल घोंघे के गड्ढे में क्या कर रहा था? युग भी थोड़ा असमंजस में था, ऐसा लगता है कि वह ऑक्सनेल से दोस्ती करने गया था। सार्थक अवाक रह गया, आखिर इस आदमी को खाने से दोस्ती कैसे हो गई? सार्थक ने ओह कहा और फिर दाओ ने अचानक कहा, अरे तुम दोनों, क्या तुम जानते हो कि दाओ ने अब तक केवल 68 गेम ही क्यों जीते हैं? युग, दाओ, चूंकि हमारे प्रतिद्वंद्वी अक्सर बदलते रहते हैं, इसलिए हमें सभी प्रकार की रणनीतियों से निपटने में सावधानी बरतने की आवश्यकता है। सार्थक ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं कियांश, तुम ही बताओ। कियांश ने मन ही मन सोचा, मेरा जवाब युग के जवाब से मिलता जुलता है। हालांकि चूंकि बड़े भाई ने सवाल पूछा है तो वह शायद अलग जवाब देना चाहता होगा। शिक्षक शियाओजान के विश्लेषण को सुनकर सार्थक, बड़े भाई तो बेशर्म है, इसलिए उनकी प्रशंसा करना ही सही रहेगा। कियांश ने तुरंत कहा, क्योंकि हम सीनियर ब्रदर जितने अच्छे नहीं हैं। कुआं। सार्थक एक पल के लिए शर्मा गया, मन ही मन सोचते हुए, ये बच्चा हमेशा सच क्यों बोलता है? सार्थक का चेहरा सख्त हो गया, नहीं, ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम पर पर्याप्त दबाव नहीं है। क्या तुम दाव के बारे में जानते हो? दबाव ही प्रेरणा का स्रोत है। प्रेरणा से तुम गहराई में उतरोगे और खोज करोगे और इसी तरह तुम उत्कृष्टता प्राप्त करोगे। क्या तुम सहमत नहीं हो बड़े भाई? कियांश ने काफी देर तक सोचा और युग की ओर एक नजर डाली। सही, सार्थक ने प्रसन्नता से कहा, ठीक है, स्थिर खड़े रहो। वरिष्ठ भाइयों, मैं आप पर थोड़ा दबाव डालने वाला हूं। चलो शुरू करते हैं।
तो कियांश ने खुद को हजारों पाउंड वजनी एक विशाल चट्टान उठाते हुए पाया और वह पूरी तरह से हैरान था। क्या इसे ही दबाव कहते हैं? युग ने मन ही मन कोसते हुए कहा, बेशम बस लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है। इससे पहले कि युग वहां से निकल पाता, सार्थक ने सख्ती से कहा, युग क्या तुम प्रथम अकादमी के उस बदमाश के बारे में जानते हो? युग ने अजीब तरह से सिर हिलाया, मुझे पता है। उद्धरण चिन्ह। सार्थक क्या आपको विश्वास है कि आप उसे पीछे छोड़ सकते हैं? युग ने सिर हिलाते हुए कहा, बिल्कुल मैं उससे आगे निकल जाऊंगी। सार्थक ने दाव की प्रशंसा करते हुए कहा, शाबाश महत्वाकांक्षी। लेकिन वह महिला बहुत मजबूत है जबकि तुम नहीं। बड़े भाई तुम्हें थोड़ा प्रशिक्षण देंगे, चलो शुरू करते हैं। युग। पलक झपकते ही युग अपने सिर पर हजारों पाउंड वजन की एक विशाल चट्टान को ढो रहा था। क्या 10,000 जिन 5,000 किलोग्राम भारी होता है? बिल्कुल होता है। जब सार्थक हाई लेवल ग्रेट एंगल कर रहे थे तब वे केवल 20,000 जिन 10,000 किलोग्राम ही उठा पाते थे। अगर वे पूरी कोशिश करते तो शायद 30,000 जिन 15,000 किलोग्राम भी उठा सकते थे। अगर आप इसे 1 घंटे तक उठाते रहेंगे तो आपको निश्चित रूप से पीठ दर्द, पैरों में ऐंठन और अन्य असुविधा का अनुभव होगा। सार्थक ने अपने सिर से 2 पत्थर हटाने के बाद काफी हल्का महसूस किया और एक पत्थर उठा लिया। दाओ, बुरा नहीं, लगता है तुम्हारा शरीर वाकई मजबूत हो गया है, कियांश। अरे, तुम लोग पसीना क्यों बहा रहे हो? क्या पत्थर ज्यादा भारी है? युग ने आंखें घुमाई, क्या तुम्हें पता नहीं कि तुम्हें पसीना क्यों आ रहा है? सार्थक दाओ, आज हम बस एक छोटा सा प्रयास कर रहे हैं। चलो मेरे पीछे आओ और दौड़ो, हम पत्थरों को वापस पहाड़ पर ले जाएंगे। फुफकार, छोटे भाई बहन होने के नाते वे क्या कह सकते हैं? बस भाग जाएं। इस तरह दौड़ने का दबाव बहुत ज्यादा होता है। जरा सोचिए, 10,000 पाउंड का पत्थर ढोना, ऐसा तो कोई पागल ही कर सकता है। अभी अभी शिक्षक ने उसे बाहर निकाला। कुछ ही कदम दौड़ने के बाद सार्थक अचानक मुड़ा और गुस्से से घूरते हुए बोला, तुम लोग अभी भी दौड़ सकते हो। जब कुछ करते हो तो पूरी जान लगा देनी चाहिए, समझे? लो, एक और जोड़ो। पहले कियांश और युग बहुत कमजोर थे और सार्थक को डर था कि कहीं वह गलती से उन दोनों छोटे बच्चों को अपंग न कर दे। अब जबकि वे दोनों काफी मजबूत हो गए हैं, सार्थक को लगता है कि 2 पत्थर ले जाना कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। सार्थक, इसे हर दिन अपने साथ रखना, याद रखना। इसे हर दिन स्कूल में अपने साथ लेकर घूमना और मैं गारंटी देता हूं कि भविष्य में तुम लोगों को उतनी ही आसानी से पीट पाओगे जितनी आसानी से किसी पत्थर को मारते हो। बस इतना ही। फिर सार्थक ने झींगा स्वर की ओर उठता है वाली कहावत का आह्वान किया, तुम उन दोनों का पीछा करो। जो भी 1 घंटे के भीतर पत्थर नीचे रख दे उसे कोड़े मारो। 1 साल की शारीरिक वृद्धि के बाद कियांश का शरीर युग से कम नहीं था, बल्कि शायद उससे भी अधिक मजबूत था। लेकिन इस समय वे दोनों दौड़ नहीं सकते थे और केवल जमीन पर घिसकते हुए कदम बढ़ा सकते थे। वे अवाक रह गए। पहाड़ की चोटी तक अभी भी 20 लीग, लगभग 10 किलोमीटर से अधिक की दूरी है। इस गति से तो वहां पहुंचने में 1 घंटे से अधिक समय लग जाएगा। लेकिन सार्थक को इसकी परवाह नहीं थी। वह वंश की झोपड़ी की ओर चलते हुए आलू के चिप्स चबाता रहा। ऑक्स स्नेल गड्ढे में है। हर जगह कीचड़ ही कीचड़ है। 6 चमकीली रत्न जैसी आंखें बैलघोंगे की मालिश का भरपूर आनंद ले रही हैं। जी हाँ, बैलघोंगा वैसे भी छोटा नहीं होता और इधर उधर लुढ़कने की अपनी आदत के कारण ये हमेशा कीचड़ भरे तालाबों को गड्ढों से भर देता है। इस समय 6 ऑक्स स्नेल्स 6 दरवाजों वाली स्टारफिश के 6 टेंटिकल्स पर लगातार पीस रहे हैं। सार्थक पूरी तरह से अचंभित रह गया। 6ठे द्वारपाल, क्या आप मुझे मालिश दे रहे हैं? जब 6 द्वारों वाली तारा मछली ने सार्थक को देखा तो वह कांप उठी, उसकी तंतु फड़फड़ाए और उसने एक बैलघोंगा फेंक दिया। सार्थक के सामने तुरंत पानी की एक फुहार आई जिसने बैलघोंगे को साफ कर दिया, जो उस शाम पे के साथ नाश्ते के रूप में एकदम सही रहेगा। 6 डोर स्टारफिश की बड़ी बड़ी आंखें इधर उधर घूमने लगी। तुम वापस आ गए? सार्थक ने दाव की ओर शरारती मुस्कान के साथ कहा, नहीं तो क्या? तुम्हें लगता है कि मैं वापस नहीं आऊंगा? 6 डोर स्टारफिश, नहीं, मुझे लगता है कि मैं यहां रहकर काफी खुश हूं। अगर आपके पास कुछ करने को है तो आगे बढ़िए और कीजिए। सार्थक हंसा और दाव से बोला, मैं ठीक हूं, मैं बस आपसे मिलने आया था। वैसे मैं बाद में फॉर्मेशन का अध्ययन करने की योजना बना रहा हूं, इसलिए आप यहीं रुकिए और मेरा इंतजार कीजिए, मैं आपको ढूंढने आऊंगा।
सार्थक को हमेशा लगता था कि सिक्स डोर स्टारफिश में असाधारण फॉर्मेटिंग प्रतिभा है। बस दिक्कत यह है कि ये थोड़ा आलसी है, इसलिए इसका इस्तेमाल करना पसंद नहीं करता। उदाहरण के लिए अरेज को नष्ट करना, क्या उसे सच में ये करना नहीं आता? जरूरी नहीं, बात सिर्फ इतनी है कि सिक्स डोर स्टारफिश को लड़ना पसंद नहीं है। सार्थक ने आत्माओं को एकत्रित करने वाले धर्मग्रंथ का शुरू से अंत तक गहन अध्ययन करने का दृढ़ संकल्प लिया है और निश्चित रूप से उसे बिग स्टारफिश की मदद की आवश्यकता होगी। ... 1 घंटे बाद सार्थक को बूढ़ा आदमी बाय मिल गया। सार्थक, प्रधान गुरुजी, मैं आ गया हूँ। बूढ़े बाय ने सार्थक की ओर तिरछी नजर से देखा और कहा, अपनी सबसे शक्तिशाली युद्ध कला का इस्तेमाल करो, मुझे देखने दो। सार्थक को बूढ़े बाय से इतनी सीधी प्रतिक्रिया की उम्मीद नहीं थी, वह तुरंत ही लड़ना चाहेंगे। सार्थक, प्रधान गुरुजी, क्या ये पहले ही शुरू हो चुका है? बूढ़े बाय ने चिढ़कर कहा, नहीं तो क्या तुम मुझसे धीरे धीरे सिखाने की उम्मीद करते हो? जल्दी करो और मुझे सिखाओ, फिर तुम यहां से चले जाओ। सार्थक ने इसे तुरंत गंभीरता से ले लिया। ये पहली बार था जब बूढ़े बाय ने उसे व्यक्तिगत रूप से सिखाया था। इससे पहले भी अभ्यास सत्र हुए थे, लेकिन वंश हमेशा उसके लिए अभ्यास करता था और बूढ़े बाय ने कभी वास्तव में लड़ाई नहीं लड़ी थी। सार्थक का चेहरा तुरंत सख्त हो गया और उसने 99 तैरते हुए ड्रैगन कृपाणों के साथ अपनी पूरी शक्ति का प्रदर्शन किया। ये सब आत्मा द्वारा सीलबंद है। आत्मा से ओतप्रोत आध्यात्मिक कलाकृतियां और भी तेज होती हैं। एक साधारण पीक एंगलर 100 उच्च श्रेणी के आध्यात्मिक उपकरणों से पल भर में पराजित हो जाएगा। यहां तक कि सार्थक स्वयं भी, यदि कोई उच्च श्रेणी के आध्यात्मिक उपकरणों का उपयोग करके मायरीड ब्लेड स्टाइल का निर्माण करे, तो पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। बूढ़े आदमी बाय की आस्तीन के एक झटके से तैरती हुई ड्रैगन कृपाण एक लंबे अजगर की तरह खींची चली आए और धीरे धीरे बूढ़े आदमी बाय की आस्तीन में समा गई। फुफकार, सार्थक हक्का बक्का रह गया। मेरा चाकू कहाँ है? बूढ़े बाई की दाढ़ी थोड़ी सी मुड़ी और हाथ के इशारे से मायरीड ब्लेड स्टाइल ने सार्थक की ओर बेतहाशा वार किया। हमला शुरू होने से भी ज्यादा तेज था, लेकिन सौभाग्य से आध्यात्मिक कलाकृति ने अपने स्वामी को निगल नहीं लिया और वह पूरी तरह सार्थक के शरीर में समा गई। हालांकि बाहरी लोगों को ऐसा लगा मानो सार्थक को हजारों तलवारों से भेद दिया गया हो, जिससे उसके पास प्रतिरोध करने की कोई गुंजाइश नहीं बची थी। ओल्ड मैन बाय, मायरीड ब्लेड स्टाइल अभी पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ है, अगला प्रयास करेंगे। बैटल सोलबो टेक्निक का पालन करते हुए सार्थक ने लगातार 6 तीर चलाए। उसने 7वां तीर चलाने की योजना नहीं बनाई थी, क्योंकि उसे डर था कि उसका हाथ शायद इसे सहन न कर पाए। लेकिन बूढ़े बाय ने वास्तव में शून्य लोक का उपयोग करके आत्मा को एकत्रित किया और आध्यात्मिक ऊर्जा को तलवार में परिवर्तित किया। फिर उन्होंने उसी विधि का उपयोग करके सार्थक पर 6 तीर वापस चलाए। सार्थक ने अपनी पूरी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए अविश्वसनीय गति और फुर्ती के साथ कढ़ाई की सुई का इस्तेमाल किया, लेकिन वह दूसरे तीर को रोकने में असफल रहा, जो सीधे उसकी पीठ में लगा और उसे सैकड़ों मीटर दूर फेंक दिया। बूढ़ा बाय, ये युद्ध कौशल युद्ध के देवता के धनुष से प्रेरित लगता है, लेकिन यह उससे भी अधिक शक्तिशाली है। इसमें आत्मा का हमला भी शामिल है। क्या तुमने इसे खुद ही पता लगाया? सार्थक का जवाब निश्चित रूप से हाँ था। बूढ़े बाय ने हल्के से सिर हिलाया, बुरा नहीं है। तीरंदाजी ठीक ठाक है, लेकिन तीर की गति बहुत धीमी है, इसलिए यह आमने सामने की लड़ाई के लिए उपयुक्त नहीं है। ये टीम युद्धों के लिए अधिक उपयुक्त है। अगला अध्याय 556 ब्लेड का दांव। जब सार्थक ने वांग बाजुवान मंत्र और तलवार खींचने की तकनीक का इस्तेमाल किया, तो बूढ़ा बाय काफी आश्चर्यचकित रह गया। बूढ़ा बाय, गुप्त तकनीकों को फिलहाल एक तरफ रखते हुए, ये किस प्रकार की तलवारबाजी है? लालच में अंधा होकर सार्थक ने शेखी बघारी, ये वह सर्वोत्कृष्ट प्रहार है जिसमें मैंने महारत हासिल की है। एक ही प्रहार में कृपाण की शक्ति का विस्फोट होता है। कृपाण की शक्ति तलवार के सार के साथ जुड़ जाती है, आत्मा जागृत होती है, अजय आभा जागृत होती है। टकराना, सार्थक को थप्पड़ मारकर दूर फेंक दिया गया और केवल बूढ़े बाय की आवाज सुनाई दे रही थी। दाओ, तुम हमेशा मेरे सामने कृपाण शक्ति का बखान करते रहते हो। क्या तुमने वास्तव में कृपाण शक्ति में महारत हासिल की है? दाओ, तुम्हें ये भी नहीं पता कि कृपाण शक्ति और तलवार का क्षेत्र एक ही चीज है। तुम बस कृपाण शक्ति का बखान कर रहे हो। इस तलवार के प्रहार में कृपाण शक्ति तो है, लेकिन यह अपूर्ण है। तुमने इसका केवल आधा ही सीखा है। अगर तुम इसका अध्ययन जारी रखते तो अच्छा होता, लेकिन लगता है तुमने इसे गंभीरता से लिया ही नहीं है। बूढ़े बाय ने एक ही झटके में सार्थक को वापस पकड़ लिया।
दाओ, मैंने सुना है कि तुम्हारे पास अभी एक और मुक्का मारने की शक्ति बाकी है। मार लगने से सार्थक को थोड़ा चक्कर आ रहा था और उसने अपना सिर पकड़ते हुए कहा, प्रिंसिपल अब आप इसे पकड़िए। निस्वार्थ मुट्ठी मुद्रा की तैयारी के दौरान बूढ़े बाई की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। उन्होंने उमड़ती हुई दुष्ट ऊर्जा को महसूस किया, एक ऐसी शक्ति जिसे एक अराजक युद्ध के बीच जीवन और मृत्यु के क्षण में समझा गया था। जब सार्थक ने निस्वार्थ मुट्ठी मुद्रा का प्रयोग किया तो अपार ऊर्जा 100 मीटर के दायरे में फैल गई, जिसकी शक्ति 1000 मीटर तक विस्तारित हुई। इससे प्रेरित होकर वंश और वीनता सार्थक और बूढ़े बाई के बीच हो रही घटना को देखने के लिए आकाश में उड़ गए। बूम! बूढ़े बाई ने एक हाथ से मुट्ठी के निशान को पकड़ा और दूसरे हाथ से पैर पटककर एक रक्षात्मक घेरा बना लिया। निस्वार्थ मुट्ठी की मुद्रा, जिससे जमीन में 10 मीटर चौड़ा छेद हो जाना चाहिए था, वास्तव में रक्षात्मक घेरे के अंदर बंद थी और उसकी चकाचौंध भरी रोशनी कई दर्जन सांसों तक बनी रही। सार्थक अविश्वास से घूरने लगा, प्रिंसिपल, ये किस तरह की संरचना है? बूढ़े बाई ने शरारती हंसी हंसते हुए कहा, क्या तुम सीखना चाहते हो? इसका गठन से कोई लेना देना नहीं है, ये क्षमता की बात है। तुम बहुत कमजोर हो, तुम किसी काम के नहीं हो। सार्थक ने अपनी सभी विशेष चालें आजमा ली थीं। अजेय कला अभी भी अधूरी थी और उसे समझने की आवश्यकता थी। अगर वह इसे प्रदर्शित भी करता तो क्या वह बूढ़े बाई से इसे समझने में मदद की उम्मीद कर सकता था? इसलिए सार्थक ने इसका प्रयोग नहीं किया। बूढ़े बाई ने आराम से कहा, वो मुक्का बुरा नहीं था, लेकिन जिसने तुम्हें सिखाया है वो बहुत दबंग इंसान होगा। दूसरे लोग इस मुक्के को जान बचाने की तकनीक के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन तुम इसे लड़ाई में इस्तेमाल करते हो। तुम में ऑरा और इच्छाशक्ति की कमी है। इन छोटी मोटी कमियों को कम मत समझो। इनसे इस मुक्के की ताकत कम से कम 30% कम हो जाती है। इतने सारे? बूढ़े बाई ने ताना मारते हुए कहा, तुम्हें क्या लगता है? वैसे मुझे नहीं पता कि यह सिर्फ मेरा वहम है या नहीं, लेकिन जिस गति से तुमने यह मुक्का मारा वह थोड़ी धीमी लग रही है। ऐसा लगता है कि तुम इसे एक ही बार में तेजी से नहीं मार सकते, इसलिए यह पहले वाले मुक्के से 20% कम शक्तिशाली है। सार्थक ने आश्चर्य से कहा, क्या ये पूरे 50% कमजोर नहीं है? बूढ़े बाई ने रहस्यमय मुस्कान के साथ कहा, बिल्कुल सही। तो ऐसा लगता है कि आपको किसी ने मौके पर ही नहीं सिखाया, बल्कि यह एक ऐसा अवसर था जो आपको अप्रत्याशित रूप से प्राप्त हुआ। सार्थक का दिल जोर से धड़कने लगा। क्या सभी ताकतवर लोग इतने समझदार होते हैं? क्या वे इसे देख भी सकते हैं? जैसा कि बूढ़े बाई ने कहा था, उसने ठीक उसी मुट्ठी के निशान को देखकर ही यह सीखा था। जहां तक विस्फोट की गति थोड़ी धीमी होने की बात है, तो इसका कारण निश्चित रूप से मेरे और रिन तियानफेई के बीच का मूलभूत अंतर ही होगा। उसके शरीर में मेरिडियन नहीं है, लेकिन उसके पास है। हालांकि ऊर्जा का संचार केवल नाड़ियों के माध्यम से ही नहीं होता, फिर भी यह अनिवार्य रूप से उनके द्वारा अवरुद्ध हो जाती है। हालांकि इस संदर्भ में यदि किसी की नाड़ियां अक्षुण्ण रहती हैं, तो निस्वार्थ मुट्ठी मुद्रा को पुनर्तः निष्पादित करना कभी भी संभव नहीं है। दूर से वीनिता और वंश ने एक दूसरे की ओर देखा। वीनिता, ये किस प्रकार का युद्ध कौशल है? वंश, मैं बता नहीं सकता। ऐसा लगता है कि इसे पहले किसी ने इस्तेमाल नहीं किया है। ये काफी महंगा लगता है। बूढ़े बाई ने उन दोनों आदमियों पर एक नजर डाली, जो फिर रिंकू और रचित को पढ़ाना जारी रखने के लिए जंगल में उतर गए। सार्थक ने पूछे बिना नहीं रह सका, प्रिंसिपल, क्या आपको लगता है कि इसमें सुधार करने का कोई तरीका है? बूढ़े बाई ने कुछ देर सोचा। बैटल सोल बो तकनीक में बहुत अधिक आध्यात्मिक ऊर्जा खर्च होती है, लेकिन टीम युद्धों में ये कारगर साबित होती है। आने वाले द अननोएबल लैंड में ये काम आ सकती है, जहां हम इसे और मजबूत कर सकते हैं। मायरी ब्लेड स्टाइल में कृपान की थोड़ी सी शक्ति की कमी है। अगर इसमें थोड़ी सी भी शक्ति शामिल कर ली जाए तो इसकी शक्ति अतुलनीय हो जाएगी। सार्थक की आंखों में चमक आ गई। उसने इस बारे में सोचा ही नहीं था, मुख्यतः इसलिए क्योंकि मायरी ब्लेड स्टाइल में बहुत सारी तलवारें हैं। उन्हें कृपान इरादे में एकीकृत करना आसान काम नहीं है, लेकिन चूंकि बूढ़े बाई ने ऐसा कहा है तो कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं है। बूढ़े बाई ने अचानक दाव से पूछा, सार्थक, क्या तुम्हें साधना तकनीक कटौती के बारे में कोई जानकारी है? जब बूढ़ी बाई ने उससे ये पूछा तो सार्थक को अचानक ठंडक का एहसास हुआ। क्या ऐसा हो सकता है कि बूढ़ी बाई ने उसकी असलियत जान ली हो? सार्थक मुस्कुराया और दाव से कहा, आह, ये कुछ हद तक सच है। जब मैं साधना करता हूँ तो मुझे हमेशा थोड़ी असहजता महसूस होती है, इसलिए मैं खुद कुछ छोटे मोटे बदलाव कर लेता हूँ।
बूढ़ा बाई हैरान रह गया, तुमने बस कुछ मामूली बदलाव किए और ये तुम्हें रास आ गया। सार्थक, बिल्कुल प्रधानाचार्य जी, मैं शेख ही नहीं मार रहा, लेकिन लोगों में सचमुच छठी इंद्री होती है और मेरी छठी इंद्री यह है टकराना। सार्थक को एक थप्पड़ पड़ा और वह हवा में उड़ गया। बूढ़े बाई ने उसकी बकवास पर जरा भी ध्यान नहीं दिया और चुपचाप बोले, मैं तुम्हें एक दिन का समय देता हूं ये देखने के लिए कि क्या तुम अंतर समझ सकते हो। कल इसी समय मेरे पास वापस आना। गुफा के प्रवेश द्वार पर बूढ़े बाई को देखकर सार्थक अवाक रह गया। उन्होंने उसे ट्री हाउस में सोने तक नहीं दिया, इसलिए सार्थक गुफा में बैठ गया। उसे पहले यह एहसास नहीं था कि उसकी कोई भी युद्ध कला परिपूर्ण नहीं है। उसकी युद्ध कला की वजह से ही उच्च पद या प्रबल युद्ध क्षमता होने से दूसरों को यह भ्रम होता है कि उसने अपनी सभी युद्ध कलाओं को चरम सीमा तक निखारा है। सार्थक माइरियड ब्लेड स्टाइल का विश्लेषण करने का प्रयास कर रहा है। आमतौर पर इस्तेमाल होने वाली सभी युद्ध कलाओं में से केवल माइरियड ब्लेड स्टाइल ही उच्च श्रेणी की परिकला है। उसका शुरुआती विचार ये था कि माइरियड ब्लेड स्टाइल के उच्च श्रेणी का परी हथियार होने का मुख्य कारण इसकी दुर्लभता थी। इसके अलावा इसके लिए मानसिक ऊर्जा की आवश्यकता भी बहुत अधिक थी। हालांकि इन सब बातों को दरकिनार करते हुए माइरियड ब्लेड स्टाइल निश्चित रूप से सिर्फ एक उच्च श्रेणी का परी हथियार होने से कहीं अधिक था। अगर हम इसी तरह अनुमान लगाते रहे तो माइरियड ब्लेड स्टाइल की जरूरतें और भी बढ़ जाएंगी। सार्थक को लगता है कि वह शायद इसकी मांगों को पूरा नहीं कर पाएगा। कोई बात नहीं, थोड़ी देर और इंतजार करते हैं। इस समय सार्थक ने माइरियड ब्लेड स्टाइल का अनुमान लगाने के बारे में नहीं सोचा। उसकी निगाहें सेबर इंटेंट और ब्लेड रियल्म पर टिकी थी। सेबर इंटेंट क्या है? बूढ़े बाई ने कहा कि कृपाण का इरादा और तलवार का क्षेत्र एक ही चीज है। क्या सच में ऐसा है? यानी अवधारणा और क्षेत्र? ऐसा लगता है कि वे वाकई कुछ हद तक मिलते जुलते हैं। हालांकि ब्लेड स्क्रिप्चर का कहना है कि चाकू का दांव ही व्यक्ति का दांव है। दरअसल सभी विधियां आपस में जुड़ी हुई हैं। यह न केवल चाकुओं पर लागू होता है बल्कि तलवार चलाने वालों पर भी। तलवार का सार व्यक्ति का सार है। अलग अलग लोगों ने अलग अलग रास्ते अपनाए हैं और इसलिए उनके द्वारा विकसित अवधारणाएं भी भिन्न हैं। ब्लेड स्क्रिप्चर इसी को इस प्रकार परिभाषित करता है, 100 लोग 100 तलवारों का उपयोग करते हैं, जिसके परिणामस्वरूप तलवारों के इरादे अत्यंत भिन्न होते हैं। यदि कोई व्यक्ति वास्तव में अपने अद्वितीय क्षेत्र को समझ सकता है तो वह क्षेत्र नहीं बल्कि एक दांव है, जिसे आमतौर पर तलवार दांव के रूप में जाना जाता है। सार्थक अभिभूत महसूस कर रहा था। भला वह एक दिन में कुछ भी कैसे समझ पाएगा? 1 घंटे तक बैठे रहने के बाद भी सार्थक को कुछ समझ नहीं आया। इसलिए वह गुफा से चुपके से निकलकर पुस्तकालय की ओर भागा। रिनको किताबों के पन्ने पलट रहा था। उसने सिर्फ सैन्य रणनीति पर 5 किताबें ही नहीं पलटी, बल्कि उसने बहुत सारी किताबें पलटी। सार्थक अवाक रह गया। श्याओ कुआं कुन, क्या तुम इसे पूरा पढ़ भी पाओगे? रिनको, आपको ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है। कुछ बेहतरीन रचनाएं चुन लें और बाकी को संदर्भ के तौर पर इस्तेमाल करें। सभी को एक बार पढ़ लें क्योंकि उनमें कुछ समानताएं हैं। सार्थक का दिल जोर से धड़कने लगा। तो एक पल रुकिए, मैं इसे आपके साथ देखूंगा। कुछ देर बाद सार्थक को भी तलवारबाजी पर लगभग 20 किताबें मिली और वह उन्हें पढ़ने के लिए रिनको के बगल में बैठ गया। रिनको पूरी तरह से अचंभित दिख रही थी। दाओ, इतने सारे चाकू! मेरे पास भी एक चाकू है, क्या मैं इसे उधार लेकर देख सकता हूँ? चले जाओ, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। सार्थक ने सिर्फ 1 घंटे में सारी किताबें पढ़ डाली। उन्होंने पाया कि चाकू के इस्तेमाल को लेकर हर किसी की अलग अलग धारणा होती है। कुछ लोग सोचते हैं कि चाकू हत्या करने का एक साधन है और ये तेज धार वाला और हत्या करने के इरादे से भरा होना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि तलवार ही सर्वोत्कृष्ट हथियार है और एक बार खींच लेने के बाद कोई पछतावा नहीं होता। तलवारबाजी का परिणाम जीवन और मृत्यु पर निर्भर करता है। कुछ लोग कहते हैं कि चाकू महज एक औजार है, इसकी प्रभावशीलता इस बात पर निर्भर करती है कि इसे किस अवस्था में इस्तेमाल किया जाता है। अलग अलग अवस्थाएं इसे एक अलग तरह का चाकू बना देती हैं। ये दबंग, तीक्ष्ण या कोमल हो सकता है। छी सौम्य, मैं तो चाकू से लड़ता हूँ। अगर मैं सौम्य हो जाऊं तो लड़ने का क्या फायदा? जब तक सार्थक को चाकू चलाने में माहिर एक लड़की द्वारा लिखित कॉम्बैट स्किल नामक पुस्तक नहीं मिली। उसने कहा, भावनाओं का चाकू सबसे घातक होता है। दबंग स्वभाव अद्वितीय होता है, उदास स्वभाव निर्जन होता है और अत्यधिक आनंद निर्भीक होता है। भावनाएं चंचल होती हैं। ये दिलचस्प है। अध्याय 557 इतिहास का सबसे दयनीय प्रतिद्वंद्वी।
कियांश और युग आखिरकार 20 मील तक 4 बड़े पत्थर ले जाने में कामयाब हो गए थे और अब वे एक पहाड़ी की चोटी पर छिपकर एक दूसरे से फुसफुसा रहे थे। युग ने यकीन से कहा, मुझे हमेशा से लगता था कि सार्थक सीनियर ब्रदर्स के लिए मुश्किल समय आने वाला है। उद्धरण चिन्ह। कियांश ने उलझन में पूछा, क्यों? मैंने सार्थक को देखा था। बड़े भाई ने अभी अभी 4 पत्थर बड़ी आसानी से उठाए थे और लगता है कि उनकी प्रधानाचार्य से लड़ाई भी हो गई थी। हालांकि उनकी बुरी तरह पिटाई हुई होगी। युग ने दाव का उपहास उड़ाते हुए कहा, क्या तुम मूर्ख हो? वे सब उस अज्ञेय लोक में जा रहे हैं। क्या तुम नहीं जानते कि वह क्या है? दाव, जो लोग वहां गए हैं उनमें से बहुत कम ही वापस आते हैं। उन्हें बुरी तरह पीटना बेहतर होगा। कियांश को अब भी यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन बड़े भाई बड़ी बहनें तो कमाल की हैं। भले ही शिक्षक ने हमें बताया न हो, लेकिन उन्होंने तीसरे स्तर के मछली पकड़ने के मैदान में जरूर खूब हलचल मचाई होगी। युग, अपने कान के पास आओ। कियांश ने आज्ञाकारी भाव से अपना कान पास लाकर पूछा। कियांश ने युग को हैरानी से देखा, सचमुच? युग, क्या मैं तुमसे झूठ बोलूंगा? तो बड़े भाई और उनके दोस्तों के बहुत सारे दुश्मन होंगे। अगर वे इस तरह उस अज्ञेय भूमि में चले गए तो शिक्षक और प्रधानाचार्य जरूर बहुत चिंतित होंगे। उस दौरान वे उन्हें भी वैसे ही कड़ी ट्रेनिंग देंगे जैसे उन्होंने हमें दी थी। तुम दोनों किस बारे में फुसफुसा रहे हो? जब वे दोनों आपस में फुसफुसा रहे थे तभी उन्होंने देखा कि सार्थक उनसे दर्जनों मीटर ऊपर एक बड़ी चट्टान पर बैठकर एक छोटी सूखी मछली चबा रहा था और उन्हें देख रहा था। दोनों चौंक गए। सार्थक उनके ठीक पीछे था, फिर भी वे उसे कैसे नहीं देख पाए। कियांश ने तुरंत कहा, बड़े भाई, हमने पत्थर को वापस अपनी जगह पर रख दिया है। युग ने सावधानी से दाव से पूछा, बड़े भाई, क्या आपने अभी कुछ नहीं सुना? सार्थक ने दाव की ओर देखकर अजीब सी मुस्कान के साथ कहा, मैंने सब कुछ सुन लिया। युग और कियांश ने बिना कुछ कहे एक दूसरे को देखा। सार्थक ने कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया, उसका चेहरा अचानक गंभीर हो गया। कियांश, एक नियंत्रक होने के नाते तुम में सावधानी का जरा भी बोध नहीं है। मैं तुम्हारे ठीक बगल में हूं और तुमने कोई प्रतिक्रिया तक नहीं दी। हाँ, बड़े भाई सही कह रहे हैं। सार्थक ने सहजता से सिखाने का दिखावा किया और युग दाव को संबोधित करते हुए कहा, और तुम युग, तुम्हें बाहर फैली उन निराधार अफवाहों पर कम ध्यान देना चाहिए। जी हाँ बड़े भाई। उद्धरण चिन्ह। सार्थक चट्टान से नीचे कूदा और लापरवाही से एक छोटी सी टहनी तोड़ ली। बड़े भाइयों, मैंने देखा है कि आप लोग हमेशा कामचोरी करते रहते हैं। यह ऐसे नहीं चल सकता। मैं ये करूंगा, मैं अपनी पूरी ताकत को एक उच्च स्तरीय महान मछुआरे एक स्तर तक कम कर दूंगा और आप लोगों से मुकाबला करूंगा। युग ने गर्दन घुमाकर पूछा, अनुबंधित आत्मा पशु के साथ? वह कहना चाहती थी कि अनुबंधित आत्मा जानवर का उपयोग करने से लड़ाई रुक जाएगी, क्योंकि स्वर्ग की ओर उठने वाले झींगे अब बेहद भयंकर थे और उनसे लड़ना असंभव था। सार्थक ने सिर हिलाते हुए कहा, मैं इसका इस्तेमाल नहीं करूंगा, मैं इस छोटी सी टहनी से ही तुमसे लड़ूंगा। कियांश और युग उत्सुक थे। स्कूल में अच्छे व्यवहार के बावजूद वे एजोर सी एरिना में कुख्यात उपद्रवी थे। सार्थक और उसके दोस्तों की तरह जब वे एजोर सी एरिना गए थे तो उन्होंने इतने लोगों को पीटा था कि वे दया की भीख मांगने लगे थे। बलवान बनने के लिए स्वाभाविक रूप से निर्भीक हृदय होना आवश्यक है। इसलिए जब युग और कियांश ने सुना कि सार्थक अनुबंधित आत्मा पशु का उपयोग नहीं करेगा तो वे तुरंत सहमत हो गए। आखिरकार हम सभी उच्च स्तरीय महान मछुआरे हैं। ये कहना मुश्किल है कि कौन किस क्षेत्र में अधिक शक्तिशाली या कमजोर है। हालांकि युग अभी भी दांव पर पैनी नजर रखे हुए था। वरिष्ठ भाई, यद्यपि आपका क्षेत्र उच्च स्तरीय महान मछुआरे के स्तर तक सीमित है, फिर भी आपका शरीर एक मछुआरे जैसा है। हम कैसे तय करेंगे कि हम जीतेंगे या नहीं? उद्धरण चिन्ह। सार्थक ने दांव पर हंसते हुए कहा, जीत? ये हार जीत की बातें क्या है? पहले 1 घंटे तक लड़कर देखते हैं। युग, कियांश। फिर सार्थक ने अचानक 45 डिग्री के कोण पर ऊपर की ओर देखा और उदास भाव से आकाश को निहारने लगा। जब युग और कियांश अभी भी असमंजस में थे, तभी उन्होंने देखा कि सार्थक के हाथ में मौजूद शाखा अचानक आध्यात्मिक ऊर्जा से भर गई, मानो वह एक तेज लंबी छुरी में बदल गई हो। युग चिल्लाया, श्याओ नान, अपनी चाल चलो। कियांश की प्रतिक्रिया की गति अविश्वसनीय रूप से तेज थी। दिव्य पौधा अचानक फट पड़ा, जिससे आसपास की चट्टानें कई मीटर तक ढक गईं, और अनगिनत समुद्री शैवाल सार्थक के शरीर को जकड़ने की कोशिश करने लगे। वूश!
अपने हाथ के एक सहज इशारे से सार्थक ने जमीन पर उगी समुद्री लता में 3 मीटर लंबा चीरा लगा दिया और एक शाखा कटकर खुल गई, जिससे एक भयानक ब्लेड लाइट दिखाई दी। कॉपी। समुद्री लता के पौधे का एक गुच्छा तेजी से एक मानव रूप में परिवर्तित हो गया, जो देखने में सार्थक जैसा लग रहा था। ये तो एक अजीबोगरीब युद्ध कौशल है। हालांकि सार्थक को लगा कि उसका कोई प्रतिद्वंदी नहीं है, इसलिए उसने पेड़ की शाखा को हिरण के सींगों की तरह हाथ में पकड़ रखा था और पुतले को घूर रहा था। पुतले ने भी ठीक वैसे ही हाव भाव अपनाए। दुर्भाग्यवश सार्थक के चाकू में कुछ ऐसा लगा हुआ था जिसे नकली नहीं बनाया जा सकता था, इसलिए केवल 3 वार में ही सार्थक ने पुतले को 3 टुकड़ों में काट दिया। इस समय युग के कवच के बक्से में 7 तलवारें आकाश में लटकी हुई थीं, जो सभी दिशाओं से सार्थक पर हमला कर रही थीं। सार्थक का एक हाथ उसकी पीठ के पीछे था और दूसरे हाथ में वह पेड़ की एक शाखा पकड़े हुए था, जिसे वह उदास भाव से इधर उधर घुमा रहा था। फिर भी 7 तलवारों में से एक भी सार्थक पर नहीं लगी। हालांकि सार्थक ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, "ये सही नहीं है। मैं भावनाओं को कैसे व्यक्त कर सकता हूँ? मैं उन्हें क्यों व्यक्त नहीं कर सकता?" अचानक सार्थक मुस्कुराया और चिल्लाया, "अरे छोटे भाई, छोटी बहन, पूरी ताकत लगा दो, वरना बड़े भाई पीछे नहीं हटेंगे।" डिंग डिंग डिंग। युग ने 2 और तलवारें निकाली, जिनके मूठ आपस में जुड़े हुए थे और पहियों की तरह घूम रहे थे, और सीधे सार्थक की ओर दौड़ा। ये सबसे विशिष्ट युद्ध कौशल शैली का कवच मास्टर है। सार्थक अपनी लंबी तलवार को इंगित करता है और शाखाओं से होकर प्रकाश की एक किरण चमकती है, जो उन्हें अदम्य कृपाण इरादे से भर देती है। टकराना। दोनों तलवारें क्षैतिज दिशा में उड़ी और युग बहुत आश्चर्यचकित हुआ। ये स्पष्ट रूप से एक साधारण प्रहार था, तो फिर यह इतना शक्तिशाली क्यों था? 7 तलवारें मिलकर एक बन गईं। स्विश स्विश स्विश। अविश्वसनीय गति से सार्थक पर किए गए उस अद्भुत तलवार के प्रहार से प्रकाश की चमक निकल रही थी। फिर भी उसमें एक अनोखा आकर्षण था, जो मानो तलवार की शक्ति की समझ को प्रतिध्वनित कर रहा था। सार्थक चिल्लाया, "शाबाश! देखो मैं अपनी तलवार कैसे निकालता हूं।" अगले ही पल 7 तलवारें फट गईं और युग अविश्वास से भरी आंखों के साथ दर्जनों मीटर दूर जा गिरा। 1 घंटे बाद युग जमीन पर लेट गया और बोला, "मैं अब और नहीं खेलूंगा सीनियर ब्रदर, मैं अब और नहीं खेलूंगा।" कियांश जमीन पर बैठ गया। "बड़े भाई, आपकी शाखाएं इतनी शक्तिशाली क्यों हैं? वे जादुई खजाने से भी अधिक शक्तिशाली महसूस होती हैं।" सार्थक उनकी बातें अनसुनी करता हुआ प्रतीत हुआ, बल्कि अपने हाथ में पकड़ी शाखा को निहारते हुए बुदबुदाया, "नहीं नहीं, भावनाएं काम नहीं करेगी। मैं स्वाभाविक रूप से आभा में विलीन हो गया हूं, दबंग, अजेय, उग्र और पूर्ण आत्मविश्वास से भरा हुआ। यह ऐसी चीज है जिसे वे अभी तक समझ नहीं पाए हैं। वे मेरा मुकाबला कैसे कर सकते हैं?" अचानक सार्थक ने ऊपर देखा, अपनी उंगलियों से इशारा किया और 2 आध्यात्मिक ऊर्जा के रेशमी धागे उन दोनों लोगों के शरीर में प्रवेश कर गए। सार्थक, "आइए बड़े भाई, मैं आपसे एक मध्यम स्तर के महान मछुआरे की ताकत से लड़ूंगा। .. खाने के समय रिंकू रात का खाना बना रहा था और श्याम और रचित उसकी मदद कर रहे थे। फिर कियांश और युग पागलों की तरह रसोई की ओर भागे। कियांश दाव से चिल्ला रहा था, "बड़े भाई, खाने का समय हो गया है। क्या आप पहले नहीं खा सकते?" युग, "बड़े भाई, चलिए थोड़ा आराम करते हैं। बार बार वही कुछ तरकीबें आजमाना बंद कीजिए।" सार्थक उन दोनों के पीछे भागा। "मत जाओ बड़े भाई, मैं प्राथमिक कौशल का इस्तेमाल करूंगा। महान मछुआरे की ताकत तुम्हारे बराबर है, सचमुच प्राथमिक कौशल?" रचित ने उलझन में पूछा, "इनमें क्या गड़बड़ है? ये इतने करीब कब आ गए?" शांतनु, "मुझे समझ नहीं आ रहा। ऐसा लगता है कि सार्थक ने कियांश और युग को पत्थर ढोने के लिए कहा था। रिंकू, क्या आज दोपहर सार्थक मेरे साथ पुस्तकालय में नहीं पढ़ रहा था?" अगले दिन जब सार्थक बूढ़े आदमी बाई को ढूंढने गया, तो बूढ़े आदमी बाई ने उसे अपनी आस्तीन से पकड़कर हवा में उछाल दिया। बूढ़ा बाई, "नहीं, ये बहुत ज्यादा है। मैं तुम्हें कृपाण की शक्ति को समझने का तरीका बता रहा हूं, सब कुछ एक साथ नहीं। तुम्हें ये समझना होगा कि तुम्हारे लिए सबसे अच्छा क्या है और किसी से लड़ते समय कैसा महसूस होता है। .. परिणामस्वरूप कियांश और युग और भी बदकिस्मत साबित हुए। सार्थक ने उन दोनों आदमियों को पूरे दिन पेड़ की शाखाओं से कोड़े मारे। तीसरे दिन जब सार्थक बूढ़े बाई से मिलने गया, तो वह मुस्कुराया और बोला, "जब मैं लड़ता हूं, तो उसे बयां करने के लिए सिर्फ एक ही शब्द है, अद्भुत।" फिर सार्थक दोबारा उड़ गया।
बूढ़े बाई ने कहा, अरे लोहे के सिर वाले मछली, इसे गंभीरता से लो। तुम अपने हाथ में चाकू लेकर किस तरह का रास्ता बनाना चाहते हो? इस तरह सार्थक ने कियांश और युग को चट्टानों के ढेर में पकड़ लिया। कभी कभी प्रकाश की एक अजीब सी किरण तेजी से गुजरती, दुश्मन के बीच से रास्ता बनाती और अपने रास्ते में आने वाली सभी बाधाओं को उड़ा ले जाती। कियांश ने उदास चेहरे से कहा, वरिष्ठ भाई, मैं नियंत्रक हूं, युद्ध आत्मा स्वामी नहीं। आप वरिष्ठ भाई यू से लड़ने के लिए क्यों नहीं कहते? सार्थक, बहुत बातें हो गईं। मैंने देखा है कि आपको युद्ध की ज्यादा तकनीकें नहीं आती। ये ठीक नहीं है। बड़े भाई, मुझे आपको सिखाने दीजिए। युग, वरिष्ठ भाई, मैंने जांच की, आपने कृपाण इरादे में भी महारत हासिल कर ली है। अपनी शक्ति कम करने के बावजूद आप अभी भी दायरे के खिलाड़ियों से लड़ रहे हैं। यह अन्याय है। सार्थक, चुप रहो। तीसरे दर्जे के मछली पकड़ने के मैदान में प्रतिभाशाली तो बेकाबू हैं, और तुम इस मामूली कृपाण के इरादे का भी सामना नहीं कर सकते। तीसरे दर्जे के मछली पकड़ने के मैदान में क्या कर रहे हो? चलो बड़े भाई, मैं तुम्हें धमकाऊंगा नहीं जब तक तुम इस चाकू का सामना कर सकते हो। अरे नहीं, जब तक तुम मेरी इस शाखा का सामना कर सकते हो। युग 558 एक विशाल दृश्य। भाग 1। युग और कियांश को लगभग आधा महीना बीतने के बाद ही रिहा किया गया। पिछले 2 हफ्तों से वे इरिना से लड़ भी नहीं पाए हैं। सार्थक उन्हें स्कूल में पकड़कर सुबह से शाम तक पीटता रहता है। रोना बेकार है, मदद की भीख मांगना बेकार है, कोई उनकी तरफ ध्यान नहीं देता। आज सार्थक और उसके 5 दोस्तों को ओल्ड मैन बाय स्कूल से बाहर ले गए और कियांश और युग आखिरकार आजाद हो गए। नाश्ता करते समय दोनों खुशी के आंसू बहाने ही वाले थे। लड़ाई तभी लड़ाई कहलाती है जब दोनों पक्ष बराबर की ताकत के हों। अगर ताकत में बहुत ज्यादा अंतर हो तो उसे मारपीट कहते हैं। उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे उनके साथ आधे महीने तक दुर्व्यवहार किया गया हो। मानसिक यातना इतनी तीव्र थी कि आमतौर पर बहुत आज्ञाकारी रहने वाला कियांश भी मानसिक रूप से टूटने की कगार पर था। कियांश ने तो यहां तक शेखी मारी कि वह भविष्य में सार्थक की जमकर पिटाई करेगा। चाहे कियांश का साहसिक बयान पूरा हो पाए या नहीं, पिछले आधे महीने में सार्थक ने वास्तव में उस बच्चे के लड़ने के जज्बे को कमजोर कर दिया है। वह कुछ नहीं कर सकता था। लड़ाई में कूद पड़ने का मतलब था मार खाना, और कछुए की तरह दुबक कर बैठ जाने का मतलब भी मार खाना। चूंकि उसे हारना ही था, इसलिए कियांश ने पूरी ताकत से लड़ने का फैसला किया। हालांकि इससे भी उसकी हार नहीं रुकी, जिससे वह बहुत दुखी हो गया। नाश्ते के बाद कियांश ने युग दाव से कहा, मैं एरिना में लड़ने जाना चाहता हूं। युग ने गंभीरता से सिर हिलाया, मैं भी जाना चाहता हूं। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं आधे महीने से खुद को रोक रहा हूं। कियांश ने पूरी सहमति में सिर हिलाया, मैं भी। ये ब्लू सी टाउन के ठीक बीच में स्थित प्रशिक्षण मैदान है। इमारत ऊंची थी और परिसर विशाल था, जिसमें दसियों मीटर ऊंचे मोटे पत्थर के खंभों की कतारें थीं। हालांकि जमीन की हालत अच्छी नहीं थी, जगह जगह गड्ढे थे, मानो वह किसी लंबे युद्ध से गुजरी हो। एक कस्बे के प्रशिक्षण मैदान के रूप में इसका उद्देश्य आम लोगों के लिए अभ्यास करना और आपस में भिड़ंत करना नहीं है। इसे विशेष रूप से बड़े पैमाने के आयोजनों के लिए डिजाइन किया गया है। इनमें समुदाय से प्रतिभाशाली व्यक्तियों का चयन करना, सस्पेंडेड आइलैंड के प्रशासकों का मूल्यांकन करना और कई स्कूलों के बीच संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यासों को सुविधाजनक बनाना शामिल है। इस बार 4 अकादमियां उपस्थित हैं। तीनों महान अकादमियों के अन्य डीन भी अपने साथ लगभग कई दर्जन लोगों की एक टीम लेकर आए थे। ये लोग मुख्य रूप से वही समूह थे जिन्होंने फ्लेम माउंटेन में प्रशिक्षण लिया था। वे सभी परिचित थे या कम से कम जाने पहचाने चेहरे थे। सार्थक, हूँ। क्या उन्होंने कुछ और लोगों को शामिल कर लिया है? शांतनु, उनमें से कुछ थोड़े बुरे लगते हैं। विनीता, 1 साल के दौरान मूल रूप से फ्लेम माउंटेन ट्रायल्स में केवल लगभग 200 लोग ही भाग लेने वाले थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से स्कूल के कुछ और शीर्ष छात्रों का चयन किया गया। लेकिन न्यूनतम आवश्यकता एंग्लर का लाइसेंस होना है, इसलिए स्वाभाविक रूप से कुछ बड़े छात्र भी इसमें शामिल हुए। उद्धरण चिन्ह। रचित, हमारे स्कूल में ग्रेड नहीं होते। विनीता अवाक रह गई। आप कुल 7 लोग हैं, आप इन्हें किस कक्षा में बांटेंगे? इस समय कई लोग सार्थक और उसके समूह पर नजर रख रहे हैं। विशेष रूप से सार्थक ने काफी ध्यान आकर्षित किया है। सार्थक ने तीसरे स्तर के मछली पकड़ने के मैदान में इतना हंगामा मचा दिया कि सबकी नजरें उस पर टिक गईं। आज यहां आए अधिकांश लोग मछुआरे थे, जिनमें से कुछ ही कुशल मछुआरे थे।
ये महान मछुआरे किसी अज्ञात भूमि पर नहीं जा रहे थे, उन्हें बस उनके शिक्षकों द्वारा अपने ज्ञान का विस्तार करने के लिए आमंत्रित किया गया था। अमृता और शीतल भी उनमें शामिल थीं। वे इस समय किनारे पर खड़ी थीं और उनके प्रकट होने की कोई संभावना नहीं थी। सार्थक को भीड़ की जलती हुई निगाहों का एहसास हुआ, एक ऐसी निगाह जो उसे जान से मार देना चाहती थी। दाव को कोई नहीं जानता, जबकि हितेश का जीवन तृतीय स्तरीय मछली पकड़ने के मैदान में दयनीय था। वहीं जियांग जोजुओ और उसके दोस्त ज्यादातर समय ड्रैगन नावों पर या गुप्त क्षेत्र की खोज में मिलकर बिताते थे। हितेश के विपरीत, जो अपनी प्रतिभा को लेकर काफी आश्वस्त था और कई खतरनाक जगहों पर जाने का जोखिम उठाता था, ये स्पष्ट है कि भाग्य वास्तव में हर व्यक्ति के लिए अलग अलग होता है। कई बार हितेश को ऐसा लगा जैसे वह मरने ही वाला है, लेकिन अचानक ही उसे उम्मीद की एक किरण दिखाई दी। उदाहरण के लिए, जिस दिन सार्थक समुद्र प्रवेश सीढ़ियों से बाहर निकला और सबके सामने आ गया, सब लोग उसका पीछा कर रहे थे। फिर समुद्र प्रवेश सीढ़ियों पर सब लोग उसे भूल गए, जिससे वह बाल बाल मौत से बच गया। लेकिन वह सार्थक से नफरत करता था। अगर वह कमीना न होता तो शायद अब उसके पास कहीं बेहतर अवसर होता। रचित ने सार्थक को उंगली से गुदगुदाते हुए फुसफुसाया, मुझे लगता है कि हमें उसे उसी समय मार देना चाहिए था। सार्थक मुस्कुराया और बोला, कोई बात नहीं, हमने उसे पहले ही बेरहमी से कुचल दिया है। तीनों महान अकादमियों के डीन, ओल्ड मैन बाय और मेयर इस समय केंद्र में विचारों का आदान प्रदान कर रहे हैं। वू जुनवे, क्या मैंने तुम्हें ठग अकादमी में आगे बढ़ने के लिए नहीं कहा था? तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? बूढ़े बाई ने गर्व से घोषणा की, हमारा स्कूल किसी भी तरह की धोखाधड़ी करने से परहेज करता है। जू तियानजी, प्रधान गुरुजी, क्या आपको ये दिलचस्प लगता है? क्या आप सार्थक और अन्य लोगों को द्वीप पर होने वाले कुश्ती मुकाबले में भाग लेने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं? बूढ़े बाई की आंखों में चमक आ गई। मैंने उनकी शक्ति पहले ही सीमित कर दी है। उन्हें सहज आत्मा पशु, अनुबंधित आत्मा पशु, आध्यात्मिक कलाकृति या किसी भी गुप्त तकनीक का उपयोग करने की अनुमति नहीं है। और क्या चाहिए? चू मिंगक्स्यू, क्या आप गंभीर हैं? वू जुनवेई ने चिढ़कर कहा, प्रधान गुरुजी, हम दोनों जानते हैं कि दाओ और बाकी लोगों को भाग लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपकी ठग अकादमी अपनी प्रतिष्ठा वापस पाना चाहती है, तो 36 नगरों के आदान प्रदान टूर्नामेंट के दौरान अपनी चाल चले। अभी चाल चलने का क्या मतलब है? बूढ़े बाई ने दाव पर ताना मारते हुए कहा, मेरी ठग अकादमी अभी तक ब्लू सी टाउन में खुद को फिर से स्थापित भी नहीं कर पाए है, इसलिए मेरे पास उसका पीछा करने का कोई वैध कारण नहीं है। चारों डीन किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाए। तभी अंत में शहर के भले आदमी एल्डर ने कहा, क्यों ना हम समझौता कर लें और एक एक कदम पीछे हट जाएं। तीनों महान अकादमियां अपनी प्रतियोगिता योजना के अनुसार जारी रखेंगी और ठग अकादमी इसे छोड़कर सीधे शीर्ष 5 को निशाना बनाएगी। बूढ़े बाई ने तुरंत आपत्ति जताई, ये ठीक नहीं है। अगर लड़ाई नहीं होगी तो हम रैंकिंग कैसे निर्धारित करेंगे? मेयर शियाओ दाओ, ओल्ड बाय, मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए। हालांकि ठग अकादमी भाग नहीं ले रही है, लेकिन अगर तीनों महान अकादमियों में से कोई उन्हें चुनौती देने जाता है और उनमें से किसी एक को भी हरा देता है, तो वे शीर्ष 5 में जगह पक्की कर सकते हैं। चू मिंगक्सू, आत्मा पशु और अनुबंधित आत्मा पशु का उपयोग करने की अनुमति नहीं है, न ही आध्यात्मिक कलाकृति और जादुई कलाओं का। बूढ़े बाई ने दाव पर ताना मारते हुए कहा, कोई बात नहीं, लेकिन आपके हर स्कूल को इस चुनौती का सामना करने के लिए कम से कम 2 लोग भेजने होंगे, वरना हम ठग अकादमी वाले वहां सिर्फ दिखावे के लिए क्यों बैठे हैं? वू जुनवेई और जू तियानजी ने एक दूसरे को देखा, जिसे उनकी मौन सहमति माना गया। दरअसल वे भी ये देखना चाहते थे कि सार्थक और उसके समूह का कितना विस्तार हुआ है। तीसरे स्तर के मछली पकड़ने के मैदान के बारे में अफवाहें बहुत बड़ा चढ़ाकर बताई गई हैं। क्या सिर्फ 5 बच्चों के साथ ड्रैगन नाव की रखवाली कर रहे लटके हुए मछुआरे को मार डालना सही है? एक पल के बाद बूढ़ा बाई वापस लौटा और गहरी आह भरी, मैंने अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन ये लोग काया हैं और हमें भाग लेने ही नहीं देंगे। रिंकू ने खुशी से कहा, बिना मुकाबला किए शीर्ष 5 में होना कितना शानदार है। बूढ़े बाई ने चिढ़कर कहा, बकवास, असली जीत ही मायने रखती है। सार्थक, ज्वाला पर्वत, क्या गुप्त क्षेत्र ने उन्हें पहले ही रैंक नहीं दे दी है? बूढ़ा बाई दाओ, यह अलग बात है। यहाँ एक बार प्रतियोगिता शुरू हो जाए तो दर्शक देखने आएंगे। क्या अभी भी दर्शक मौजूद हैं? समूह ने हैरानी भरी निगाहों से एक दूसरे को देखा। तो बूढ़े बाई, आप बस हमारी युद्ध क्षमता का प्रदर्शन करना चाहते थे, है ना? बूढ़ा बाई हार मानने को तैयार नहीं था। दाव ने कहा, छोड़ो इसे।
जब उनकी प्रतियोगिता बाद में होगी तो हम सबसे नजदीकी जगह पर बैठेंगे और उनके चुनौती देने का इंतजार करेंगे। सब लोग। सार्थक, प्रधान गुरुजी, मुझे लगता है कि इस कौशल से मैं वापस जाकर कृपान के इरादे को समझने की कोशिश कर सकता हूँ। शांतनु ने सहमति में सिर हिलाया। प्रधानाचार्य जी, क्या हमारे लिए बैठकर लोगों को लड़ते देखना अनुचित नहीं है? श्याम, ओम, प्रधानाचार्य जी, क्या मैं कल्टीवेट में वापस जा सकता हूँ? बूढ़े बाई ने समूह की ओर पीछे मुड़कर देखा और कहा, क्या तुम में से कोई जाने की हिम्मत करेगा? तुम प्रतियोगिता में ब्लू सी टाउन का प्रतिनिधित्व करोगे। देखते हैं कौन जाने की हिम्मत करता है। सब लोग। लगभग आधे घंटे बाद ब्लू सी टाउन के कई निवासी प्रशिक्षण मैदान में जमा होने लगे। 36 टाउन एक्सचेंज टूर्नामेंट के टाउन स्तरीय प्रारंभिक दौरों को देखने के लिए सभी लोग यहां जमा हुए थे। प्रतियोगिता आधिकारिक रूप से शुरू होने से पहले ही पूरा प्रशिक्षण मैदान लोगों से खचाखच भरा हुआ था। युद्ध के नियम लॉटरी निकालकर तय किए गए थे, लेकिन इसका सार्थक और उसकी टीम से कोई लेना देना नहीं था। ओल्ड मैन बाय और विनीता जजों के पैनल में बैठे थे। बूढ़े बाय ने सार्थक और उसके 5 साथियों को एक पत्थर हटाने और मार्शल आर्ट के अखाड़े में जजों की सीटों के ठीक नीचे बैठने के लिए मजबूर किया। अपने पैरों को थोड़ा सा फैलाकर वे अखाड़े पर खड़े हो सकते थे। कई लोग अबाक रह गए। वो लोग हैं ना, वे मैदान पर क्यों बैठे हैं? कुछ लोगों ने हैरानी जताई। हमने काफी समय से ठग लीजेंड के बारे में कुछ नहीं सुना। उन्होंने कहा था कि वे 3rd लेवल फिशिंग ग्राउंड गए हैं। वे आजकल क्या कर रहे हैं? किसी ने दाव को चिल्लाकर कहा, अरे सार्थक और बाकी लोग, तुम किसी और के प्रशिक्षण मैदान में क्या कर रहे हो? किसी ने दाव से मजाक में कहा, क्या वे इसे टीम प्रतियोगिता की तरह ले रहे हैं? हालांकि मेयर अचानक खांसते हुए बोले, ओम, सभी कृपया शांत हो जाएं। प्रतियोगिता से पहले चारों अकादमियों और मेरे द्वारा किए गए व्यापक मूल्यांकन के बाद ठग अकादमी सार्थक, रचित, श्याम, रिंकू और शांतनु को इस प्रतियोगिता में शीर्ष 5 प्रतिभागियों के रूप में सीधे चुना गया है और वे ब्लू सी टाउन का प्रतिनिधित्व करेंगे। इस बीच महापौर के भाषण समाप्त होने से पहले ही श्रोतागण आक्रोश से भर उठे। मैं क्यों? रुको, प्रतियोगिता तो अभी शुरू भी नहीं हुई है। ये लोग पहले से ही शीर्ष 5 में कैसे आ गए? शीर्ष 10 स्थानों में से आधे पहले ही भर चुके हैं। इस प्रतियोगिता का क्या मतलब है? हम इस शीर्ष 5 रैंकिंग को मान्यता नहीं देते क्योंकि हमें प्रतिस्पर्धा करने का मौका ही नहीं मिला है। हाँ, मैं इसे स्वीकार नहीं करता। ... भीड़ ने जोरदार आवाजें लगाईं और मांग की कि सार्थक और उनकी टीम लड़ाई में शामिल हो। मेयर ने चिल्लाकर कहा, चुप रहो, ध्यान से सुनो। तीनों महान अकादमियों का कोई भी छात्र किसी भी समय शीर्ष 5 छात्रों में से किसी को भी चुनौती दे सकता है। विजेता स्वतः ही शीर्ष 5 में शामिल हो जाएगा और चुनौतियों की संख्या की कोई सीमा नहीं है। साथ ही हमारे व्यापक मूल्यांकन के बाद सार्थक और उसके 5 साथियों को सहज आत्मा पशु, अनुबंधित आत्मा पशु, रहस्यमयी कलाओं, आध्यात्मिक कलाकृतियों आदि का उपयोग करने से प्रतिबंधित किया जाएगा। चुनौती का सामना करने पर इन 5 को चुनौती स्वीकार करनी होगी, कोई बहाना नहीं चलेगा। अध्याय 559, एक विशाल दृश्य, भाग 2। दर्शक दंग रह गए। ये किस तरह का पागलपन भरा कदम है? तीनों महान अकादमियों के सदस्य किसी भी समय सार्थक और उसके 5 साथियों को चुनौती दे सकते हैं, और उन्होंने सार्थक और उसके समूह को सोल बीस्ट और कॉन्ट्रैक्टेड स्पिरिट बीस्ट का उपयोग करने से भी प्रतिबंधित कर दिया है। कुछ लोग दाव की बात सुनकर हैरान रह गए। नहीं, ठग लीजेंड में ये लोग आखिर कितने ताकतवर हैं कि वे इतने अजीबोगरीब प्रतियोगिता नियम बना रहे हैं? कुछ लोगों ने सोचा, क्या यह मुश्किल है? क्या सार्थक और उसका समूह इतना शक्तिशाली हो गया है कि वे ब्लू सी टाउन में युवा पीढ़ी को पूरी तरह से दरकिनार कर अजेय बन सकते हैं? कुछ लोगों को पूरा यकीन है, यहाँ कोई न कोई रहस्य जरूर है, शायद वे वाकई बहुत शक्तिशाली हैं। तीसरे स्तर के मछली पकड़ने के मैदान में प्रशिक्षण से लौटे कुछ लोगों ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, यदि आपको दाव सार्थक और उनकी टीम का तीसरे स्तर के मछली पकड़ने के मैदान में रिकॉर्ड पता होता, तो वह आपको मौत से डरा देने के लिए काफी होता। कुछ लोगों ने मन ही मन आह भरी, तीसरे स्तर का मछली पकड़ने का मैदान। 3 महान अकादमियां उस चीज से कैसे तुलना कर सकती हैं जो इनाम सूची में शीर्ष 5 में स्थान रखती है? हालांकि कुछ लोगों को संदेह है कि यदि सोल बीस्ट और कॉन्ट्रैक्टेड स्पिरिट बीस्ट का उपयोग करने की भी अनुमति नहीं है, तो उनके बीच का अंतर मामूली नहीं है। उदाहरण के लिए, दोनों ही इंटरमीडिएट एंगलर हैं, जबकि फ्यूजन सोल बीस्ट की ताकत एडवांस्ड और यहां तक कि पीक स्तर के बराबर है। वहीं दूसरा कैरेक्टर पूरी तरह से बेकार है, जिससे रैंक में तुरंत एक बड़ा अंतर आ जाता है।
प्रशिक्षण मैदान में शोर था, लेकिन प्रतियोगिता शुरू होते ही शोर धीरे धीरे कम हो गया। फिलहाल तो किसी ने भी ठग अकेडमी के लोगों को चुनौती देने का फैसला नहीं किया है। 2 घंटे बाद सार्थक और बाकी लोग इतने ऊब चुके थे कि उन्हें लगभग नींद आ रही थी। सार्थक और रिंकू एक दूसरे के करीब बैठे थे और बीच बीच में सूखी मछली और आलू के चिप्स चबा रहे थे। बैंग बैंग, नॉक बैंग, श्याम ने गंभीर चेहरे से कहा, तुम दोनों अपनी छवि का ध्यान रखो। सार्थक का एकमात्र विचार, हमारी छवि कैसी होनी चाहिए? हमारे साथ पहले से ही लोहे की सिर वाली मछली जैसा व्यवहार किया जा रहा है, हमारे पास अब कौन सी छवि बची है? रचित एक हाथ में खंजर लिए हुए इतनी तेजी से घूम रहा था कि केवल खंजर का हैंडल ही दिखाई दे रहा था, ब्लेड नहीं। शांतनु एक चट्टान पर पालथी मारकर बैठे थे, कई पुस्तकें पकड़े हुए उनका अध्ययन कर रहे थे। हाल ही में उन्हें वंश से कुछ नई अंतर्दृष्टि प्राप्त हुई थी, जिसके कारण उग्रसागर की 9 परत वाली लहरें एकीकृत हो गई थीं, लेकिन उन्हें अभी भी उस एकीकरण से आगे का मार्ग खोजना था। प्रशिक्षण मैदान पर लड़ाइयां ज्यादा देर तक नहीं चलती थीं, खासकर जब आर्मर मास्टर्स का सामना करना पड़ता था, जहां लड़ाइयां सदियों तक खींचती रहती थीं। तब तक हितेश रास्ते में बहुत से लोगों को मार चुका था। वह शायद 3rd लेवल फिशिंग ग्राउंड्स के लिए उतना अच्छा न हो, लेकिन ब्लू सी टाउन में वह एक चमकता सितारा बना हुआ है। विशेष रूप से इस व्यक्ति ने अब न केवल रक्षात्मक बल्कि आक्रामक युद्ध कौशल भी बहुत कुछ सीख लिया है, इसलिए जब वह लड़ेगा तो वह और भी भयंकर होगा। इस समय तक हितेश अपने 9वें प्रतिद्वंदी को हरा चुका था। अचानक हितेश ने दाव से चिल्लाकर कहा, सार्थक, मैं तुम्हें चुनौती देता हूं। बस प्रशिक्षण मैदान में मौजूद हर कोई उत्साहित था। किसी ने चिल्लाकर कहा, वाह, शाबाश, वो 5 बदमाश 2 घंटे से वहां बैठकर सूखी मछलियां खा रहे हैं। मुझे तो अब बहुत भूख लग रही है। वाह, आखिरकार कोई तो उन्हें चुनौती देने वाला है। मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं। डरपोक मत बनो, वे हमें सोल बीस्ट और कॉन्ट्रैक्टेड स्पिरिट बीस्ट का इस्तेमाल नहीं करने देंगे। डरो मत, चलो उनसे लड़ते हैं। हितेश द्वारा सार्थक को चुनौती देने का निर्णय बिना किसी कारण के नहीं था। वह निश्चित रूप से जानता था कि दाव सार्थक बहुत शक्तिशाली था, बल्कि अत्यंत शक्तिशाली था। जब सार्थक ने डेविड का रूप धारण किया, तो वह एक मध्यम स्तर का मछुआरा था, जो अनुबंधित आत्मा पशु या आत्मा पशु का उपयोग नहीं करता था, बल्कि वह रहस्यमयी जादू का प्रयोग करता था। इस बार न तो रहस्यमयी जादू और न ही आध्यात्मिक कलाकृतियों की अनुमति थी। सार्थक की शक्ति केवल एक उच्च स्तरीय मछुआरे जितनी थी, इसलिए उसने सोचा कि एक बार कोशिश करके देखना उचित होगा। सार्थक पलक झपकते ही चट्टान से उठ खड़ा हुआ। वह लगभग सो ही रहा था जब उसने देखा कि हितेश ने उसे चुना है, और वह तुरंत बहुत खुश हो गया, क्योंकि आखिरकार उसे अपना कदम उठाने का मौका मिल गया था। हितेश को इस बात का अंदाजा नहीं था कि दाव सार्थक आजकल लड़ाई झगड़े को लेकर काफी उत्साहित है। अगर वह ठग अकादमी को अच्छी तरह जानता है और यह भी जानता है कि पिछले 2 हफ्तों से सार्थक की मारपीट से कियांश और योग पागल हो रहे हैं, तो ये कहना मुश्किल है कि दाव सार्थक को चुनौती देगा या नहीं। सार्थक उछलकर प्रशिक्षण मैदान में उतरा और लापरवाही से एक छोटी सी टहनी निकलते हुए बोला, अरे सुनो, मैं तुम्हें लंबे समय से बर्दाश्त कर रहा हूं। तुम इतने तुच्छ और संकीर्ण सोच वाले हो, भला तुम कोई महान उपलब्धि कैसे हासिल कर सकते हो? हितेश। श्रोता। हितेश गुस्से से चिल्लाया, सार्थक, बकवास मत करो। तुम बेशर्म बदमाश, आज मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। ये कहने के बाद मैंने उच्च श्रेणी के वस्त्र देखे। हितेश के शरीर पर युद्ध कवच प्रकट हुआ। तुरंत बाद उसने कवच के डिब्बे को जमीन पर दबाया और हितेश के सामने एक उच्च श्रेणी का आध्यात्मिक उपकरण प्रकट हुआ। हितेश को 3य स्तरीय मत्स्य पालन स्थल पर केवल 2 उच्च श्रेणी के आध्यात्मिक उपकरण ही मिले थे। उसके पास पहले और भी उपकरण थे, लेकिन सार्थक द्वारा उसका रूप धारण करने के कारण उसे कई बार लूटा गया। अंततः वह इतना गरीब हो गया कि ब्लू सी टाउन लौटने के लिए उसके पास मछली पकड़ने के अलावा कोई चारा नहीं बचा था। प्रशिक्षण मैदान में हितेश की तैयारियां इससे कहीं आगे बढ़ गईं। एक विशाल प्रेत समान शंख प्रकट हुआ और उसका आत्मिक जीव पर्वत धारण करने वाला शंख तुरंत उसमें समाहित हो गया। इसके अलावा उसने एक ऐसा शंख खोजा जिसे सार्थक ने पहले कभी नहीं देखा था, और उसे अपने अनुबंधित आत्मिक जीव के रूप में इस्तेमाल किया। इस शंख के किनारे नुकीले और सुनहरे रंग के हैं और यह एक आक्रामक शंख प्रतीत होता है। सार्थक ने अपने हाथ में मौजूद शाखा को झटका दिया, जिससे उसमें आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार हुआ और तुरंत ही शाखा से ब्लेड लाइट प्रवाहित होने लगी। जजों के पैनल में चू मेंगक्सू ने बूढ़े बाई की ओर देखा, तलवार का इरादा।
वू जुनवेई ने भौहें चढ़ाकर कहा, हितेश की सबसे मजबूत रक्षा, भले ही उसने आक्रामक अनुबंधित आत्मा पशु की तलाश की हो, फिर भी आक्रमण और रक्षा का मिश्रण है। सार्थक, जो उसी स्तर का है, उसे एक पेड़ की शाखा से हराना चाहता है, जब तक कि वह सच्ची कृपाण भावना को न समझ ले। जू तियानजी ने खांसते हुए कहा, बूढ़े बाई, क्या आप कुछ ज्यादा ही नहीं कर रहे हैं? बूढ़े बाई ने दाव का उपहास उड़ाते हुए कहा, तुम कृपाण इरादे के बारे में क्या जानते हो? यह अवधारणा हर किसी के लिए अलग होती है। तुम्हें किसने बताया कि सार्थक कृपाण इरादे को समझता है? चू मिंगक्सु, असंभव। अगर उसे समझ ही नहीं आया तो वह कैसे जीत सकता था? प्रशिक्षण मैदान के बाहर कई लोग अपना सिर खुजलाने से खुद को रोक नहीं पाए। कुछ लोग चौंक गए, क्या ये थोड़ा अन्यायपूर्ण नहीं है? हितेश हथियारों से लैस है, सार्थक के हाथ में क्या है? पेड़ की डाल। किसी ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, पेड़ की डाल से कैसे जीत सकते हो? सार्थक चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, वह पेड़ की डाल से पहाड़ी घोंघे को तोड़ नहीं सकता, है ना? लोगों के बीच चर्चा जारी रहने के दौरान ही हितेश ने अपना कदम उठा लिया। आध्यात्मिक प्रकाश का एक छोटा सा तीर सार्थक की ओर हवा में तेजी से बढ़ा, और उसकी शक्ति काफी अधिक थी, जो पूरी तरह से उच्च स्तरीय एंग्लर के स्तर की थी। हितेश, सार्थक, तुम्हें लगता है कि तुम बिना किसी चीज का इस्तेमाल किए जीत सकते हो? सार्थक ने हाथ में एक शाखा पकड़ी हुई थी और जैसे ही चमकदार तीर गिरा, उसने तुरंत अपनी कलाई झटक दी। एक चकाचौंध भरी तलवार की रोशनी उस पर पड़ी और पलक झपकते ही चमकदार तीर चूर चूर हो गया। हितेश ने जल्दबाजी में दर्जनों दाव लाइट एरो फेंके, लेकिन वह सार्थक के आकस्मिक वार को पकड़ नहीं सका। गर्जन, पर्वतीय कवच ढाल। जमीन में उभार आया और जमीन से एक विशाल पत्थर की ढाल निकली। वहीं उसी समय क्रिस्टलीय कवच के टुकड़ों ने हितेश को घेर लिया। उसके हाथ में मौजूद तलवार के कारण जमीन पर बिखरे हुए पत्थर उसके चारों ओर घूमने लगे, जो धीरे धीरे बड़े होते गए और अंत में एक असली 10 मीटर लंबी विशाल तलवार में परिवर्तित हो गए। बूम, दरार, पत्थर की दीवार धमाके के साथ चकनाचूर हो गई। सार्थक के प्रहार में अभी भी थोड़ी सी शक्ति शेष थी, लेकिन वह क्रिस्टलीय कवच पर लगा और उसमें कोई और बल नहीं बचा। इस समय वो विशाल तलवार सीधे सार्थक की ओर बढ़ रही थी। दर्शक स्तब्ध रह गए। कई लोग सवाल कर रहे थे कि सार्थक के हाथ में जो था, क्या वह सचमुच पेड़ की शाखा थी? भला किस प्रकार की पेड़ की शाखा इतनी शक्तिशाली ब्लेड लाइट उत्पन्न कर सकती है? इस समय जब विशाल तलवार का निर्माण हुआ, तो उसकी शक्ति रिंकू की रक्तपिपासु पागल तलवार से थोड़ी बहुत तुलनीय थी, और उसकी ताकत एक साधारण शिखर मछुआरे के पूर्ण बल के हमले से भी कहीं अधिक थी। सार्थक को उस तलवार के वार की शक्ति पर कोई संदेह नहीं था। ऐसा लग रहा था मानो हितेश पर किसी बुरी शक्ति का साया हो, और इसकी कीमत बहुत भारी होगी। अगर हमला नाकाम रहा तो हितेश को करारा जवाब मिल सकता था। लेकिन हितेश को चोट लगे या न लगे, इससे मुझे क्या फर्क पड़ता है? सार्थक ने बड़ी सहजता से अपने उल्टे हाथ से कई शाखाएं उखाड़ दी, मानो वह कोई करतब दिखा रहा हो, और यह महसूस करना असंभव था कि सार्थक किसी भी प्रकार की ताकत का प्रयोग कर रहा था। हालांकि ऐसा साधारण हमला भी उस विशाल तलवार के प्रहार का सामना करने में सक्षम था। क्लिक क्लिक क्लिक, वह विशाल पत्थर की तलवार इंच इंच करके टूट रही थी। वह और आगे नहीं टूट सकती थी, जिससे हितेश भयभीत हो गया। हितेश दंग रह गया। असंभव, तुम भी तो उच्च स्तरीय मछुआरे हो, ऐसा कैसे हो सकता है? निर्णायक मंडल में मौजूद महापौर भी अचंभित रह गए, सिवाय बूढ़े बाई के। अचानक कस्बे के मेयर ने हैरानी से कहा, क्या वह मुसीबत में है? बूढ़े बाई ने मुस्कुराते हुए कहा, हे, ये बच्चा कहता रहता है कि वह सेबर इंटेंट को समझना चाहता है, लेकिन उसे ये भी नहीं पता कि सेबर इंटेंट क्या है। वह बस इसके साथ खिलवाड़ करता रहता है और गलती से इसमें अजेय बैटल इंटेंट का थोड़ा सा अंश मिला लिया है। वह सचमुच बेवकूफ और निकम्मा है। सब लोग उस क्षण तीनों डीन के चेहरे गुस्से से लाल हो गए। वे चाहते थे कि बूढ़े बाई के चेहरे पर एक घूंसा मार दें। ये कैसी बकवास थी, खुद को कृपाण इरादे का स्वामी कहना या गलती से अजेय युद्ध इरादे का थोड़ा सा अंश अपने अंदर समाहित कर लेना। अजेय कला क्या है? सबने इसके बारे में सिर्फ सुना है, किसी ने इसे देखा नहीं है। क्या आप कह रहे हैं कि इस बच्चे ने अजेय कला को समझ लिया है? मेयर का चेहरा तुरंत गुस्से से लाल हो गया। मैं पहले ही एंग्लर की शिक्षाओं में पूरी तरह डूब चुका हूं, और मैंने अभी तक अजेय कला भी नहीं पढ़ी है, फिर भी एक छात्र ने इसे समझ लिया। क्या आप हमारा मजाक उड़ा रहे हैं? क्लिक, मैदान पर ढालों के टूटने की आवाज के साथ ही हितेश पीछे की ओर जमीन पर गिर पड़ा। सार्थक ने भौहें चढ़ाकर अपने हाथ में पकड़ी छोटी टहनी को फिर से हिलाया। नहीं नहीं,
अभ्यास करते समय कृपाण की शक्ति कम क्यों हो रही है? नहीं, मुझे वापस जाकर कियांश और युग के साथ फिर से कोशिश करनी होगी। अध्याय 560 नवीनतम शोध निष्कर्ष। प्रशिक्षण मैदान में पूरी तरह सन्नाटा पसरा हुआ था और कई लोग हैरानी से आंखें फाड़कर देख रहे थे, उनके चेहरे अविश्वास से भरे हुए थे। किसी ने दाव से पूछा, भाई, क्या हमारे साथ धोखा हुआ है? सार्थक से ब्लेड लाइट स्कैन में अभी भी हाई लेवल एंगल क्यों दिखा रहा है? क्या ये दायरे का है? जिस व्यक्ति से यह सवाल पूछा गया वह अवाक रह गया। भाई, आपने बिल्कुल सही पढ़ा। मेरा भी वही मत है जो आपका है। ब्लेड लाइट में कोई शक्ति नहीं बढ़ी है। कुछ लोगों को दांव पर विश्वास नहीं हुआ। यह एक विरोधाभास है। युद्ध शक्ति में कोई सुधार किए बिना वह हितेश के पर्वत वाहक घोंघे को कैसे भेज सकता है? कार्यक्रम स्थल के बाहर मौजूद कई लोग हैरान थे, जिनमें खुद हितेश भी शामिल थे, जिन्हें विश्वास नहीं हो रहा था। जब हितेश को विश्राम क्षेत्र में घसीटकर ले जाया गया तो जियांग जोजुओ और अन्य लोग पहले से ही उसके आसपास जमा हो गए थे। क्या सार्थक ने धोखा दिया? जैसे ही लिन शेंगमू ने हितेश पर उपचार का मंत्र पढ़ा, उसने भौहें चढ़ाते हुए कहा, उसे धोखा नहीं देना चाहिए था। वह ब्लेड लाइट सिर्फ एक ब्लेड लाइट से कहीं अधिक प्रतीत होती है, उसके अंदर कुछ अजीब सी बात है। शियांग जोजुओ, ये बिल्कुल सच है। उसे ऐसा करते देखकर मुझे हमेशा खुद भी ऐसा करने की तीव्र इच्छा होती है। जोंग यू, ये सिर्फ आप ही नहीं है, मुझे भी ऐसा ही लगता है। शियांग जोजुओ, क्या मुझे इसे आजमाना चाहिए? मुझे लगता है कि इससे मुझे प्रेरणा मिल सकती है। सभी लोग थोड़ी देर के लिए रुक गए। क्या हमें ऐसा करना चाहिए? हमें नहीं लगता कि हम अभी सार्थक के कुछ हल्के फुल्के वार झेल पाएंगे। ... अमृता और बाहर से देख रहे अन्य लोग भी अवाक रह गए। शीतल हौंफते हुए बोली, पिछली बार जब हम गहरे समुद्र के जंगल में थे, सार्थक ने मुक्कों का इस्तेमाल किया था, है ना? मुझे लगा जैसे उस मुक्के से मेरा दम घुट गया था। वह बेहद भयानक था। और आज वह इस तरह पेड़ की डालियां चला रहा है। वीरेंद्र प्रताप, मुझे लग रहा है कुछ गड़बड़ है। ये बहुत स्थिर है। क्या आप लोगों ने ध्यान दिया कि जब सार्थक ने वार किया तो आध्यात्मिक ऊर्जा बिल्कुल भी कम नहीं हुई? क्या ये बात समझ में आती है? श्रेया ने अपना सिर खुजाते हुए कहा, ये बात समझ में नहीं आती। हमारे शिक्षक भी इस तरह की ब्लेड लाइट नहीं बना सकते। अमृता ने दांव पर व्यंग्य करते हुए कहा, तुम्हारा गुरु अब सार्थक से कहीं ज्यादा कमजोर है। यही सच है। तीनों महान अकादमियों के सभी प्रोफेसर अत्यंत कुशल होना आवश्यक नहीं है। दूसरों को पढ़ाने के लिए महान शिक्षक होना जरूरी नहीं है। आज भी इन विद्यालयों में कई ऐसे प्रोफेसर हैं जो महान शिक्षक स्तर के हैं और नए छात्रों को पढ़ाते हैं। वरिष्ठ शिक्षकों में भी केवल कुछ ही उच्च स्तरीय एंग्ल स्तर तक पहुंच पाए हैं। रीम और पी के एंग्ल मॉडल बहुत कम है। जरा सोचिए, अगर आप सचमुच मछली पकड़ने के उसूलों पर पहुंच जाएं, तो फिर कौन शिक्षक बनना चाहेगा? हर कोई संस्कृति निर्माण के मार्ग पर ही चलेगा। आखिरकार शिक्षक बनने से तो ये बेहतर है ना? फिर युद्ध के दौरान एक बहुत ही विचित्र घटना घटित हुई। रैंकिंग प्रतियोगिता वास्तव में काफी आसान थी। हर कोई वहां सिर्फ दिखावा करने और ब्लू सी टाउन के लोगों को ये दिखाने के लिए आया था कि हमारे स्कूल के छात्र कितने उत्कृष्ट हैं। बूढ़े बाई ने इसे सार्थक और उसकी टीम को खेलने के लिए बुलाने का एक कारण माना। अब सार्थक के आने से सारा साहस गायब हो गया है। सारा साहस केवल सार्थक पर ही केंद्रित हो गया है। इसलिए जियांग जोजुओ सार्थक को चुनौती देने वाले दूसरे व्यक्ति बने। दुर्भाग्यवश वह केवल 3 प्रयासों के बाद ही पराजित हो गई। विश्राम क्षेत्र में लौटने पर जियांग जोजुओ के पहले शब्द थे, उसके ब्लेड लाइट में एक विशेष शक्ति है, उसके भीतर एक रहस्यमय आभा है, लेकिन मुझे बिल्कुल भी पता नहीं है कि उसने इसे कैसे मिलाया है। कोंग युनफेई ने सार्थक को चुनौती दी, लेकिन फिर भी वह केवल 3 बार रोकने में ही कामयाब रहा और एक बार फिर हार गया। लोगों से घिरे होने के कारण कोंग युनफेई केवल एक वाक्य ही बोल पाया, अत्यधिक दबंग, उसका चाकू बहुत ही दबंग है। उद्धरण चिन्ह। सभी लोग अचंभित रह गए। स्थिर ब्लेड लाइट का संबंध बाधाओं से कैसे जुड़ गया? इसके बाद सार्थक और उनके समूह को छोड़कर शीर्ष 10 में से लगभग सभी ने सार्थक को चुनौती दी। कुछ लोगों ने सचमुच इसका अनुभव किया है। उदाहरण के लिए किन वयिन ने कहा, सार्थक की ब्लेड लाइट में एक ऐसी तीक्ष्णता है जो गेंग धातु कृपाण की ऊर्जा से भिन्न है, जो बहुत ही गहन है। कुछ लोग समझ नहीं पाए, लेकिन लड़ाई के बाद उन्हें कुछ तो कहना ही था, है ना? तो उस व्यक्ति ने कहा, मैं समझ गया, उसके चाकू में जान से मारने का प्रबल इरादा था।
परिणामस्वरूप उस व्यक्ति को भीड़ ने पीट पीट कर बुरा हाल कर दिया। वे तो इसे समझ ही नहीं पाए, बल्कि शांतनु और उनके समूह को भी समझ नहीं आया, यहाँ तक कि निर्णायक मंडल के मुख्य सदस्यों को भी नहीं। शायद उन्होंने इसे अधिक गहराई से समझा हो। हालांकि इस तरह की चीजें बहुत रहस्यमय होती हैं और उपयोगकर्ता भी इसका अनुभव केवल उपयोग करते समय ही कर पाता है। उनसे इसे समझाने के लिए कहना व्यर्थ है, वे इसका वर्णन कर ही नहीं सकते। नहीं, सबकी निगाहें टिकी हुई थीं और बूढ़े बाई ने विजयी भाव से सार्थक और उसके दोस्तों को वापस स्कूल ले गए। उनके जाते ही सबने सार्थक को ऊपर से नीचे तक देखा, उनकी आंखों में आश्चर्य और जिज्ञासा भरी हुई थी। दुर्भाग्यवश बूढ़े बाई ने ज्ञान बघारने का दिखावा किया और कुछ भी स्पष्ट नहीं किया, जिससे दूसरे लोग अनावश्यक रूप से उत्साहित हो गए। और इस तरह रास्ते में, प्रिंसिपल बाई, क्या आप अगले साल ठग अकादमी के प्रवेश मानकों को कम कर सकते हैं? प्रिंसिपल बाई, मेरे पास पैसे हैं। मेरे बेटे झांग टेंग में जलमग्न मछली पकड़ने की प्रतिभा है। क्या वह ठग अकादमी में जा सकता है? प्रिंसिपल बाई, क्या आपका स्कूल ऑडिटर स्वीकार करता है? मैं 100,000 मध्यम श्रेणी के मोती देने को तैयार हूं। प्रधानाचार्य बाई, ओल्ड बाई ने इन लोगों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया और सिर ऊंचा करके प्रशिक्षण मैदान से बाहर निकल गया। बाहर जाने के बाद शांतनु अवाक रह गया। प्रिंसिपल, तो आप यहाँ सिर्फ दिखावा करने आए हैं, है ना? रिंकू ने बार बार सिर हिलाते हुए कहा, ऐसा ही होना चाहिए। मुख्य सवाल यह है कि उन लोगों ने हमें क्यों नहीं चुना? बूढ़े बाई ने अर्थपूर्ण ढंग से कहा, मुख्यतः इसलिए क्योंकि वे सार्थक के ब्लेड लाइट से आकर्षित हुए थे। सार्थक, क्या तुम समझ भी सकते हो कि तुमने किस प्रकार का ब्लेड लाइट बनाया है? सार्थक इस सवाल से अचंभित रह गया। वो समझ तो गया था, लेकिन साथ ही साथ नहीं भी समझा था। इसलिए सार्थक ने खुद को बोलने के लिए मजबूर करते हुए कहा, मुख्य रूप से मैंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण समस्या का पता लगाया है। हम बस आध्यात्मिक ऊर्जा को मुक्त कर रहे हैं। लेकिन आध्यात्मिक ऊर्जा आखिरकार आध्यात्मिक ऊर्जा ही है। यद्यपि युद्ध की रणनीतियों के कारण इसमें अनंत विविधता आ सकती है, फिर भी अंततः यह आध्यात्मिक ऊर्जा ही है। इसलिए मैंने अपनी अमर आत्मा, प्रभावशाली आभा, नेक चरित्र, अटूट विश्वास और दृढ़ इच्छा शक्ति को समाहित कर लिया है। टकराना। सभी ने सार्थक को आकाश में एक पूर्ण चाप बनाते हुए देखा और वह उड़ गया। बूढ़े बाई का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तुमने ऐसी चीज कैसे बना दी? बिना किसी हिचकिचाहट के बकवास कर रहे हो। यह महज एक संयोग हो सकता है। हालांकि सार्थक के वापस भागते समय बूढ़ा बाई शांत रहा। दाओ, यद्यपि ऐसा लगता है कि तुमने तलवारबाजी में एक विशेष महारत हासिल कर ली है, लेकिन एक बड़ी समस्या है। जब तक तुम्हारी अजेय युद्ध शक्ति को फिर से नहीं बढ़ाया जाता, तुम्हारी तलवार तुम्हारी ताकत के साथ नहीं बढ़ेगी। अन्यथा ये कृपाण शक्ति स्थिर और बहुत सीमित हो जाएगी। जैसे जैसे तुम्हारा स्तर बढ़ेगा, दूसरों के लिए तुम्हें पार करना आसान हो जाएगा। सार्थक को कोई फर्क नहीं पड़ा। दाओ, जब तक तुम अब ठीक हो। बूढ़े बाई ने चिढ़कर कहा, लगातार शक्तिशाली बने रहने से ही कोई इस तलवारबाजी की तकनीक में महारत हासिल कर सकता है। 2 दिन पहले जब बूढ़े बाई ने पहली बार सार्थक को इस ब्लेड लाइट का इस्तेमाल करते देखा, तो वह अचानक दंग रह गए। उन्होंने एक ऐसी तलवारबाजी तकनीक खोज ली थी जिसके लिए किसी भी स्तर की आवश्यकता नहीं थी। हालांकि सार्थक बेतुकी बातें करता था, लेकिन एक बात में वह सही था। उसे पता नहीं क्यों, लेकिन उसने अपनी तलवार में एक अटूट विश्वास भर दिया था। तार्किक रूप से विश्वास मात्र इच्छा शक्ति का मामला है, फिर भी इस शक्ति ने किसी प्रकार से सेबर इंटेंट को बांध रखा है। इसने न केवल सेबर इंटेंट को बांध रखा है, बल्कि इसने आध्यात्मिक ऊर्जा को भी विलीन होने से रोक दिया है, जिससे ब्लेड लाइट पर कुछ रहस्यमय और गूढ़ सा स्वरूप बन गया है। यहाँ तक कि खुद बूढ़े बाई को भी यह बात समझ नहीं आई, दूसरों की तो बात ही छोड़िए। उन्हें बस इतना ही दिखाई दिया, इसलिए उन्हें यही लगा कि यह सार्थक की गलती से बनी कोई चीज है। सार्थक द्वारा ब्लेड लाइट का ये डिजाइन तैयार करने के बाद बूढ़े बाई ने सुझाव दिया कि सार्थक मायरीड ब्लेड स्टाइल की अनुभूति को पुनः उत्पन्न करने का प्रयास करे। हालांकि सार्थक अभी तक सफल नहीं हो पाया है। सार्थक के शब्दों में, उसे अभी भी कियांश और योग की मदद की जरूरत है। 10 दिन बाद सार्थक और उनकी टीम के पास एक विनिमय प्रतियोगिता के लिए दूसरे शहर जाने से पहले 3 दिन का समय है। उसके बाद उन्हें फैंगलेई शहर जाना होगा। इस समय पीछे के पहाड़ में शांतनु ने उत्साह से दाव को चिल्लाकर कहा, आगे बढ़ो युग, जल्दी से चकमा दो, तलवारों की वर्षा करो, उसे मार गिराओ, उसे मार गिराओ।
पास ही खड़ा रिंकू दाव को चिल्लाते हुए अपने मुंह में छोटी छोटी सूखी मछलियां ठूंस रहा था। छोटे भाई, घास बन जाओ, उलझ जाओ, छोड़ना मत। रचित युग आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर शरीर, ढाल को हथियार के रूप में इस्तेमाल करते हुए ढाल से प्रहार करना। हालांकि पहाड़ के पीछे जंगल के युद्ध क्षेत्र में युग और कियांश सार्थक के साथ भयंकर युद्ध में लगे हुए थे। इस बार सभी के भारी दबाव के कारण सार्थक को अपनी शक्ति को प्रारंभिक स्तर तक सीमित करने के लिए विवश होना पड़ा। महान एंग्लर क्षेत्र। प्राथमिक स्तर के महान एंग्लर्स द्वारा दबाए जाने पर यह मामला हद से ज्यादा बढ़ रहा है। दो उच्च स्तरीय महान एंग्लर्स के संयुक्त दबाव का सामना करते हुए भले ही सार्थक का चाकू मजबूत हो, उसकी प्रतिक्रिया उतनी तेज नहीं है। उसके पैरों के नीचे की जमीन शैवाल के सागर में बदल गई थी। सार्थक ने अब बचने की कोशिश भी नहीं की। उसका पूरा शरीर शैवाल में उलझ गया था और यहां तक कि उसके हाथ में पकड़ी छोटी सी टहनी भी शैवाल में खींची चली जा रही थी। युग ने और भी आगे बढ़कर दोनों तलवारें और एक जोरदार थप्पड़ चलाया, ये जानते हुए कि वह किसी भी हालत में सार्थक को मार नहीं सकती। शांतनु ने उत्साह से कहा, हा, आखिरकार तुम हारने वाले हो। सार्थक ने क्रोधित होकर जवाब दिया, मेरे रास्ते से हट जाओ, मेरे पास एक तुरुप का पत्ता है। रचित ने अविश्वास भरी निगाहों से उसकी ओर देखा, अब तुम्हारे पास कोई उपाय नहीं बचा है। क्या तुम्हें लगता है कि शियाओ नान और युग सिर्फ साधारण उच्च स्तरीय महान मछुआरे हैं? सार्थक गुस्से से आग बबूला था। उसे लगभग आधे घंटे तक परेशान किया गया था और पीटा गया था। पहले वह कियांश और युग को प्रताड़ित करता था, लेकिन इस बार मामला उल्टा है और उसे छोटे भाई और छोटी बहन द्वारा प्रताड़ित किया जाएगा। अपनी धीमी गति के कारण वह लगातार दबाव में रहता था। यहां तक कि जब वह ब्लेड लाइट चलाता था तब भी वह किसी को मार नहीं पाता था और केवल खुद को ही बड़ी मुश्किल से बचा पाता था। नहीं, ये बहुत धीमा है। मुझे क्या करना चाहिए? दायरे को स्थिर रखते हुए मैं गति कैसे बढ़ा सकता हूँ? अचानक सार्थक को एक प्रेरणा मिली, बस यही है, शून्य को तोड़ने वाली कला। लेकिन तभी सार्थक ने अपनी ब्लेड लाइट चमकाई, दिव्य पौधे को दो टुकड़ों में तोड़ दिया और वूश 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 की आवाज के साथ शाखा को अपने हाथ के चारों ओर घुमाना शुरू कर दिया। युग ने दाव को पुकारते हुए कहा, वरिष्ठ भाई, हार मान लीजिए। आपकी चाल अब बेकार है। हालांकि जैसे ही युग ने चिल्लाया, उसकी आंखों के सामने ठंडी रोशनी की एक चमक दिखाई दी और सार्थक का ब्लेड लाइट दाव उसकी जानकारी के बिना ही उसके सामने प्रकट हो गया। कियांश अचंभित रह गया, ये कैसे संभव है? रचित अचानक चिल्लाया, छायाहीन तलवार। सार्थक, तुमने सचमुच मेरी छायाहीन तलवार चुरा ली।